बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया मलिक आपके साथ मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर आपके साथ मौजूद हूँ और आज हम कुछ आपके साथ ऐसी बातें कर रहे हैं कि जो करने वाले हैं, बल्कि कि जो आजकल का जो माहौल, जो एटमॉस्फेयर, जो इस वक्त जो सिचुएशन कोरोना वायरस के हवाले से है, अभी क्या सिचुएशन है कोरोना वायरस के हवाले से। दूसरा ये कि लोग जो है अभी भी एहतियात नहीं कर रहे, उनसे हम बड़ा कहते हैं कि प्लीज़ एहतियात करें। और सबसे ज़्यादा शिकवा जो मुझे होता है वो ये होता है कि आप ये कि मेड्स या आपके जो इर्द गिर्द लोग होते हैं या आपके जो काम करने वाले वर्कर्स हैं, उनको अगर ये कह दिया जाए कि आप मास्क पहन लें तो वो बड़ा माइंड कर जाते हैं, या उनको कहें कि प्लीज़ थोड़ा डिस्टेंस कर लें, या कोई भी आपके दोस्त अहबाब किसी को भी आप कहते हैं प्लीज़ डिस्टेंस कर लें या मास्क पहन लें। आप इतना करीब आकर मिलना या किसी से बात करना और आपने मास्क नहीं पहना हुआ, तो ये आजकल तो ये तहजीब के भी खिलाफ है, क्योंकि आप किसी को आपको नहीं पता बीमारी आपके पास है या नहीं, और आप किसी को वो बीमारी दे सकते हैं। तो इस हम ये कहेंगे कि आजकल की जो तहजीब है, आजकल जो एक दूसरे का केयर है, वो ये है कि प्लीज़ मास्क पहने, वरना इतना करीब एक दूसरे के जाने की कोशिश ना करें। मिलने के लिए भी आप जो हाथ भी मिला रहे होते हैं, प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड। मैंने पहले भी बात बोली है कि अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू आपने कहना है, आपने सलाम पेश करना है, आपने एक दूसरे पर सलामती देनी है, जो हमारे दीन का हिस्सा है। ये करीब आके मिलना, इस तरह से ये अच्छी बातें नहीं होती हैं। जब हम किसी को कहते हैं ये बात तो वो माइंड कर जाते हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आप माइंड ना करें इस बात को, थोड़ा डिस्टेंस रखेंगे, दूर होंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। अच्छा, फिर लोग हमसे भी कहते हैं कि हम जब यहाँ पर बैठे हुए हैं, मेहमान बैठे होते हैं, तो आपको पता है कि वो बहुत डिस्टेंस में होते हैं, मेरे साथ यहाँ पर इतने करीब नहीं बैठे हुए हैं, और कोई ऐसी बात नहीं होती। हम लोग जब दूसरे मेहमान भी होते हैं तो वो डिस्टेंस में बैठते हैं। तो बात सारी ये है कि इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि अपने आप को आपने किस तरह से कोरोना वायरस से बचाना है। अभी भी कोरोना वायरस मौजूद है, ये ना समझे कि नहीं है, और लोगों से कहेंगे माइंड ना करें। और आपको अगर कोई ये बात समझाता है कि आपने मास्क पहनना है तो माइंड ना करें इस बात को, बल्कि इस बात को एथिकली, इस बात को इंसानियत के नाते समझे कि आपने इंसानियत के नाते मास्क पहनना है। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है, पहले मैं उनका तारुफ करवा दूं। डॉक्टर फरहान ईसा है, CEO ईसा लेबॉर्ट्री से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू सो मच। आपसे आते बड़ी अवेयरनेस मिलती है वैसे। नहीं, थैंक यू सो मच। मैं भी कोशिश करता हूँ, मुझे प्रोग्राम आपका इसलिए अच्छा लगता है कि इतनी बड़ी ये ऐसी अवेयरनेस नहीं है, जान बचाने वाली अवेयरनेस है। इससे ज़्यादा तो सीरियस बात हो ही नहीं सकती और रिलैक्स माहौल में और सिचुएशन है। आप ये नहीं कह सकते, अभी आपने सुना कि मैंने जिस तरह बताया कि किसी को भी आप कहें ना तो लोग बड़ा माइंड करने लग जाए। अच्छा, जो समझदार पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो पढ़ा लिखा, वो भी पढ़ा लिखा होता है जो समझदार होता है, जो इस बात को अंडरस्टैंड करता है, और वो पढ़ा लिखा भी जाहिल होता है जो इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा होता। तो इस बात को मैं कहूँगी ये जो समझदार और पढ़े लिखे लोग हैं ना, ये इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं। अब उनको कहते हैं ना, वो भूल जाते हैं कि करीब आके मिलना है, या तो कहते हैं अच्छा नहीं हाँ आजकल वो कोरोना वायरस है ना, समझते हैं। लेकिन बाज़ लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं कि आपको जो एकदम से कोई आपके मिलता है। अब मेरी एक मेड है, उसको मतलब मेरी मेड नहीं है, मेरे घर वालों की मेड है, मतलब मेरे भाई की घर पर होती है। वो खाना पकाने आती है, वो बाहर से आती है, खाना पकाकर वापस जाती है। अब वो कोई चीज़ देने के लिए आई मुझको, तो मैंने कहा भाई दूर हो तुम, इतना करीब गाड़ी के अंदर मेरे आ रही हो, मतलब दूर रह के तुम दे दो और जाओ, तुमने मास्क नहीं पहना हुआ। तो वो इतना माइंड कर गई, मुझे तो इंसल्ट हो गई, मेरी बेइज्जती हो गई जी, बेइज्जती हो गई। अब ये बात मुझे समझ नहीं आती, लोग इस बात को बेइज्जती क्यों समझते हैं? भाई आप एक गलती कर रहे हैं, आप दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें गलती, तो ये तो गलती हुई ना आपकी। इसी तरह मैं यहाँ पर भी आ रहे होते हैं हम स्टूडियो पे, मैं अक्सर देखती हूँ लिफ्ट में जो है वो मास्क नहीं पहना होता, किसी को समझाएं तो माइंड कर जाते हैं लोग। ये क्यों ऐसा माइंडसेट क्यों है लोगों का? देखिए, ये तो आई थिंक क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है अनफॉर्चुनेटली कि ये ऐसी बीमारी आई। लेकिन जो तहजीब याफ्ता मुल्क है उसमें तो किसी को भी कॉफ होता है या खांसी फ्लू होता है तो आप देखेंगे कि वो मास्क पहन, वो वैसे मास्क पहन लेते हैं, वो किसी और को इन्फेक्ट ना कर सके। जी। सो आई थिंक अब वो कल्चरल चेंजेस की ज़रूरत है। असल में
अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि हमारा जो मुल्क है इतना प्यारा मुल्क है और इट्स एन अमेजिंग कंट्री, लेकिन इसमें जो बेसिकली जो चला है ये, और जो लीडरान भी आए हैं और जिस तरह से भी काम हुए हैं, वो नेशन बिल्डिंग के ऊपर, एथिक्स और जो है केयरिंग फॉर ईच अदर के ऊपर अनफॉर्चुनेटली काम नहीं हुआ। मैं इसको पीछे इसलिए जा रहा हूँ कि ये काम करने की ज़रूरत है। आगाही, That is so true. Caring for each other. Such right word. स्कूल्स भी है ना, हाँ. लेकिन मैं तो स्कूल से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि स्कूल्स भी बच्चों को एथिक्स पढ़ाएं, केयरिंग फॉर ईच अदर, गुड मैनर्स जो है वो पढ़ाएं। ये तो चले बीमारी हो गई ना। मैं तो कहूँगी, ये तो आपने स्कूल्स की बात की ना, जो घर पे आपके वर्कर्स हैं, आपके काम करने वाले, आई थिंक घर उनके लिए स्कूल है। उनको बिठाकर उनको ना शायद उनको पढ़ाने की जरूरत है, पर उनको रूल्स देने की जरूरत है। रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और देखिए अभी आपको पता है ये तो चलो बीमारी है ना, इवन हर बंदे का, पर्सन का अपना एक पर्सनल स्पेस होता है। कुछ लोगों के इतने करीब यहाँ तक उनके लिए पर्सनल स्पेस है, किसी के लिए यहाँ तक पर्सनल स्पेस है। कभी कभार लोग उसकी बाउंड्रीज भी नहीं देखते, बीमारी के अलावा भी, एंड दे कम टू क्लोज टू, आई मीन ऑल्दो दे डोंट हैव एनी रॉन्ग कांसेप्ट्स, बट यू आर एब्सोल्युटली राइट अबाउट इट। तो इस बीमारी के अंदर जो है ना, हमें बहुत कुछ सिखाया। आई थिंक देखिए अल्लाह ताला की जब भी कोई चीज आती है ना, उसके ना कोई मसलहत होती है, और आई थिंक इससे हम कोई बेनिफिट ही होगा। देखिए आई थिंक हमारे पास जो सोशल नॉर्म्स हैं, मैंने आपके लास्ट प्रोग्राम में भी बताया था ना कि हाथ में इतने जरासीम होते हैं कि हमने जब एक स्टडी करी थी 500 टॉयलेट बोल्स और WBC के टेस्ट किए थे और हाथ के किए थे, तो पता चला था कि हाथ में ज्यादा जरासीम है। दैट्स हाउ इट इज। और हमारे यहाँ तो हाथ वैसे भी मतलब कोई धोता ही नहीं है, हाथ मिलाते रहते हैं लोगों से, इवन इफ यू, तो ये कॉन्सेप्ट जो आए हैं इससे हेल्थ बेहतर होगी। और आई थिंक इसमें लोगों को ये सोचना चाहिए कि आप दूसरे को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आप अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि दूसरे से जिससे आप बहुत करीब मिल रहे हैं विदाउट मास्क, वो इन्फेक्टेड हो। और अच्छा, लोग सोचते हैं हम तो यंग हैं और हम स्ट्रांग हैं, हमने विटामिन्स भी ली हुई हैं, हमारी इम्यूनिटी भी बेहतर है, बट दे डोंट रियलाइज कि यू कैन बी अ कैरियर विदाउट शोइंग एनी साइंस एंड सिम्टम्स। आप घर जाएंगे, आपके बड़े हैं, उनको आप लगा सकते हैं। इस वक्त भी आप देखें, मैं आजकल रोज फेसबुक जब खोलता हूँ अपना, मैं फेसबुक यूजर, तो रोज जो है वो 8 से 10 से 15 डेथ्स हो रही हैं अभी भी, बल्कि 130 पे आज भी हमारे करीबी लोगों के आप सुन रहे होते हैं तो और आपको फील होता है कि अच्छा ये तो अपने यहाँ पर किसी को कुछ हुआ। और ये अभी तक आई थिंक ये ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए कि लोगों को अवेयरनेस हो, और वैसे भी जो है ना लोगों को बाहर नहीं निकलना चाहिए। एक और चीज़ जो बड़ी गलत हो रही है ना, कि जिनको पता चल जाता है कि कोविड है, वो 2-3 दिन आइसोलेशन करते हैं और 2-3 दिन में उनका फीवर उतर जाता है, और वो पूरा 10 से 14 दिन करने के बजाय दे कम आउट, और वो लोगों से मिलना शुरू करते हैं विदाउट टेस्टिंग के अलावा भी, जानते बूझते कि उनके अंदर कोविड का 3 दिन रहा है, किसी को बताते नहीं है और लोगों से मिलना शुरू कर देते हैं। क्योंकि काफी लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी बेहतर है, उनको 2-3 दिन में अगर हल्का सा बुखार है, खांसी है, वो ठीक हो जाती है। अच्छा, लेकिन ये बताइएगा कि अगर कर सकते हैं, नेगेटिव आ जाए उसके बाद भी इन्फेक्शन कर सकता है? नहीं, इन्फेक्शन नेगेटिव आ गया तो फिर तो नहीं, मतलब टेस्ट करवा लेना, अगर इतना ही है तो टेस्ट करवा लेना। बट व्हाट आई एम टेलिंग यू इज कि 14 दिन या 10 दिन रुकने के बजाय वो 2-3 दिन बाद ही, जैसी बुखार कम होता है उनका, ठीक हो जाते हैं, दे कम आउट एंड रेगुलर एक्टिविटीज में चले जाते हैं। और बट वो इन्फेक्टिव होते हैं, और ये लोगों को बड़ा केयरफुल होना चाहिए। मैं फिर भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सामने वाला भी मास्क पहने, लेकिन इंसान को खुद भी मास्क पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, खुद भी आप पहने, बहुत ज्यादा मुश्किल। और अगर आप देख रहे हैं कि किसी कम्युनिटी में लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, तो फिर मैं सजेस्ट करूंगा अपना एक मास्क तो पहने ही पहने, लेकिन अगर जरा सी भी कोई चैलेंजेस ज्यादा लग रहे हैं आपको कि ओवर क्राउडिंग है, तो फिर 2 मास्क फिर आप पहन लें। यू नीड टू टेक केयर। और ये कोविड इज नॉट गोइंग एनीवेयर। वो मैंने आपको पता है ना, हम तो क्योंकि पाकिस्तानी जो है ना बहुत ही मेहमान नवाज कौम है, हमने तो मलेरिया को पाला हुआ है, टाइफॉइड पाला है, फिर डेंगू मेहमान बन के आया, मैंने सुना निमोनिया भी पल रहा है साथ-साथ, चिकनगुनिया आया, और आपको पता है हम 2 मुल्क रह गए हैं पूरे दुनिया में जिनमें से पोलियो नहीं करा सका, एरेडिकेट हो सका, उसको भी हमने मेहमान बनाया हुआ है। तो ये जो कोविड है ये एक न्यू नॉर्मल है। तो ये ऐसा नहीं है कि 1 महीने के लिए, बड़ी आदत क्या, जिस तरह से आपने बहुत अच्छा बताया, हक ज़्यादा करना, हाथ मिलाना और करीब आके बैठना, कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, और हाथ को बार बार साफ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए, हमारे दीन ने हमें सलाम जो है वो कितना खूबसूरत, मतलब मैं अल्लाह ताला, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए हमें कि हमें एक ऐसा मिलने के लिए एक ऐसे अल्फाज दिए अल्लाह ताला जिसमें हम सलामती भेज रहे हैं एक दूसरे पर। और मैं एक चीज़ बताऊँ, हम ये चीज़ भूल चुके थे,
ये जो सलाम वाली बात है ना, क्योंकि आई रन माई सैलून एज वेल ना, तो वहाँ पर तो मेरे खवातीन का आना जाना होता है। थैंक यू सो मच। तो वो उधर जो है वहाँ पर जो खवातीन का आना होता है ना, तो वो मैंने चीज़ रियलाइज़ करना शुरू की कि सलाम कुछ खवातीन सलाम कुछ खवातीन आकर आपके गले मिलना या आपको जो हाय कहना, तो ये जो है ना ये चीज़ जो थी, अब मैंने खैर खुद ये चीज़ सीखी ये कोविड में आके, सलाम करना चाहिए सबको। और एक और चीज़ सीखी कि जब मेकअप कर रहे हो ना, तो वैसे भी आप मास्क इज गुड, इज हेल्दी एक्चुअली, क्योंकि यू नेवर नो कि किसी को नज़ला जुकाम खांसी, आप मास्क पहनते हैं आप सेफ हो जाते हैं। बिल्कुल, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। हमारे यहाँ टीबी भी बहुत कॉमन है। तकरीबन 60,000 to 100,000 लोग सालाना ट्यूबरक्लोसिस से मर जाते हैं। हमारे पास तो बहुत सारी बीमारीज़ हैं। हमारे पास जितनी भी हम ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर हैं उधर इतनी बीमारियाँ एंडेमिक हैं, और टीबी इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम। और टीबी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, लोग रियलाइज़ नहीं करते। अच्छा, आपके तो साबित है लैब के जरिए इतना ज़्यादा पता भी चलता होगा कि कितने रेशो किस बीमारी के आ रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ना, इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं और इतनी बीमारियाँ हैं। हेल्थ एंड हाइजीन है, हाइजीन को सफाई सुथराई का ख्याल रखना, हाथ को साफ रखना। अगर आप किसी भी बीमार से वैसे भी मिलने जाएं, इवन जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं हम लोग, कभी कभार हम जब हॉस्पिटल्स में लोगों से मिलने जाते हैं ना, हम मास्क पहनते हैं। कभी कभार हमें माइल्ड फ्लू भी होता है और हम जाके बीमार बंदे से मिल रहे हैं। अगर नॉर्मल भी हैं और हमें किसी बीमारी में जा रहे हैं बीमार बंदे से मिलने, तो भी हमें वैसे भी मास्क पहनना चाहिए। अदर देन कोविड, आपको पता है हॉस्पिटल्स में नोजोकोमियल इन्फेक्शंस होती हैं। नोजोकोमियल मीन ये हॉस्पिटल में बसी हुई इन्फेक्शंस हैं और वो लोगों को लग जाती हैं। हमारे यहाँ तभी इसी वजह से इन्फेक्शन का बर्डन बहुत ज़्यादा है और एंटीबायोटिक अब्यूज़ भी उसकी वजह से बहुत ज़्यादा है। एक मैं बात बताता चलूँ, हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये है कि बुखार हो जाए तो फ़ौरन एंटीबायोटिक ले लो। मेरा गला ख़राब है तो मेरी मदर ने ये एंटीबायोटिक ली थी या किसी और ने दी थी। मैं सबसे गुजारिश करूँगा हाथ जोड़ के कि प्लीज़ एंटीबायोटिक इस तरह से यूज़ नहीं करें। आपको पता है एंटीबायोटिक्स हमारे यहाँ काम करना छोड़ गई हैं। और अच्छा, एंटीबायोटिक का ना एक तो स्पेसिफिक एंटीबायोटिक होती है हर चीज़ के लिए। जैसे आप मेकअप करती हैं तो हर एक की स्किन पे एक अलग मेकअप होता है, बिल्कुल। सेकेंडली उसकी एक डोजेज होती है और एक होती है कितने दिन के लिए लेनी है, अमाउंट और कितने दिन के लिए लेना है। इट हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुली कैलकुलेटेड। और इसकी वजह से हमारे यहाँ भी पता है आपको, टाइफॉइड की अभी वैक्सीनेशन गवर्नमेंट स्टार्ट करेगी। रेजिस्टेंट, एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस टाइफॉइड हो गया है जो कि बच्चों को बीमार कर रहा है। उसमें कोई एंटीबायोटिक ही काम नहीं कर रही है, बड़ों को भी कर रहा है। बल्कि इतनी पैनिक सिचुएशन, जी ये पैनिक सिचुएशन है। और उसके लिए लास्ट ईयर से गवर्नमेंट ने बल्कि फ्री वैक्सीनेशन स्टार्ट करी टाइफॉइड के लिए, कि एक्सट्रीम ड्रग रेजिस्टेंट टाइफॉइड के लिए, कि उससे बचा जा सके। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ये कोविड से भी बड़ा चैलेंज है टाइफॉइड का। हम यही तो कहते हैं कि एंटीबायोटिक मिसयूज से जो असर नहीं कर रही है एंटीबायोटिक। तो क्या करना चाहिए अभी? तो कोविड पे तो सिचुएशन ये आती है कि डॉक्टर्स जो हैं वो फौरन से कहते हैं कि एंटीबायोटिक आपको खानी है। देखिए डॉक्टर्स को पता है कि क्या करना है। ठीक है, जब भी एंटीबायोटिक, बहुत अच्छी आपने बात की कि डॉक्टर से पूछ के, अगर डॉक्टर आपको एडवाइस करता है टेक इट, ठीक है। और जितनी वो डोज कहता है, अगर वो कहता है एक सुबह एक शाम फॉर 5 days, इसका मतलब ये एक सुबह एक शाम पर 5 दिन के लिए। ये नहीं कि एक सुबह एक शाम ली आपने, 2 दिन में फीवर उतर गया छोड़ दी। उससे होता क्या है कि हमारा, आप तो शायद ठीक हो जाएं, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी, लेकिन वो जो जरासीम है ना वो रेजिस्टेंट हो जाता है। मैं इसके ऊपर एक जरूर बात करूंगी कि डॉक्टर्स पे भी बड़ा फर्क होता है। सो व्हाट आई हैव गॉन थ्रू, ब्रेक के बाद बताएंगे कि क्या हुआ था मेरे साथ भी किस्सा, तो जरा हम बताएंगे ब्रेक के बाद। लेकिन प्लीज एहतियात करते रहें, अभी भी मास्क ना उतारें, आप सबसे रिक्वेस्ट है। ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब से मजीद हम बात करेंगे, हमारे साथ ही रहें। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम मौजूद हैं मुस्कुराती सुबह में और डॉक्टर ईसा हमारे साथ हैं, फरहान ईसा। और हम लोग जो आज जो बात कर रहे हैं वो स्पेशली बात कर रहे हैं कोविड के हवाले से। अभी हम वैक्सीनेशन के हवाले से भी बात करेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत सारी डॉक्टर साहब बता रहे हैं इतनी सारी बीमारियां हैं, हमें उसका भी ख्याल रखना है। मलेरिया है, सब आपका टीबी है, टाइफॉइड है, बहुत सारी चीज़ें और आ जाती हैं, बहुत सारी बीमारियाँ और आ जाती हैं, चिकनगुनिया है। तो फाइट करना बड़ा ज़रूरी है सबसे। लेकिन द थिंग इज़ दिस कि हमने कितनी हमने एहतियात करी। ये सारी जो बीमारियां हैं इनमें तो मलेरिया तो खैर फिर वही मच्छर वाला सीन आ जाता है कि हमें सफाई सुथराई ये सब रखना है। डेंगू का भी यही है कि आप जो पानी कहीं पे खड़ा ना रहे, ये भी एहतियात करनी है। फिर आपका टीबी आ जाता है, उसकी एक अलहदा सिचुएशन है।
लेकिन बात ये आती है कि ये सारी बीमारियों का हल जो है ये कैसे निकाला जाए, मतलब किस तरह से एहतियात किस किस जगह पे किस किस तरीके से की जाए। कुछ तो बीमारियां चले ऐसे हैं जिस तरह हम कोविड के साथ साथ और बीमारियों से भी बच जाते हैं विद मास्क, बाकियों का क्या किया जाए? देखें, ये तो एक चैलेंजिंग सिचुएशन है ना, इसमें इंसान खुद भी कोशिश कर सकता है और गवर्नमेंट का भी थोड़ा सा रोल आता है डेफिनेटली। पहली चीज़ तो ये आती है कि ये जो हाथ धोने से, मास्क के अलावा हाथ बार बार साफ करने से तो काफ़ी, जैसे टाइफॉइड है, ऐसी बहुत सारी बीमारियां जो है वो बच जाती हैं। टाइफॉइड खाने में होता है, खाने में होता है तो सबसे ज़्यादा तो काफ़ी 100 ऑफ ईयर्स पहले जो सबसे पहले टाइफॉइड हुआ था ना, तो वो एक जगह पे फैलना शुरू हो गया। लोगों ने कैसे फैलता चला जा रहा है, तो एक खातून थी, वो खाना ही पकाती थी, मैरी नाम था उनका। अच्छा। तो उनको टाइफॉइड था, तो वो खाना जो बना रही थी, वो उसमें बना रही थी, रोटियां बना रही थी, उसमें वो जा रहा था, फिर उस खातून का नाम ही टाइफॉइड मैरी रख दिया था। अच्छा, तो उसको ट्रेस करते टाइफॉइड इतना ज़्यादा फैला दिया। देखिए, बात तो ये कि इस वक्त जो है वो जो इसका मतलब बाहर से खाना खाना, देखिए बाहर के खाना जैसे जो हालत में गर्म खाना नहीं है, ठंडी चीज़ें हैं, वो डेफिनेटली केयरफुल होने की ज़रूरत है और अच्छी जगह से लेने की ज़रूरत है। अभी अच्छा हो गया कि सिंध में ना सिंध फूड अथॉरिटी फाइनली बन गई है। जी जी जी। तो वो काफ़ी चेक एंड बैलेंस रख रही है। अब माशाल्लाह काफ़ी प्रोग्रेस हो रही है, हमें पता नहीं होता बहुत सारी चीज़ों का, जैसे खाने को चेक करने के लिए और खाने रेस्टोरेंट्स के लिए अब एक अथॉरिटी है, इसका नाम है सिंध में सिंध फूड अथॉरिटी। ठीक है। और वो बहुत अच्छा काम कर रही है। ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा खाने की जगहें हैं और ग्रेजुअली वो मूव कर रहे हैं, लेकिन बड़े एक इदारा बन गया है जो कि कम से कम कंट्रोल कर रहा है, लोगों की ट्रेनिंग कर रहा है। बल्कि कोविड के ज़माने में सिंध फूड अथॉरिटी ने जो है ना बहुत सारे ट्रेनिंग सेशंस रखे थे खाना पकाने वालों के लिए भी, क्योंकि होम डिलीवरीज भी हो रही थी, कैसे उसको मैनेज करना है, कैसे हाथ साफ करने, लोगों को तो कॉन्सेप्ट ही नहीं थे। और मैंने तो बल्कि जो बताया भी था कि एक दफ़ा मैं ही ट्रेनिंग पे गया, तो वो एक शेफ साहब खड़े होकर कहते हैं कि मुझसे कहते हैं सर इतना ज़्यादा हाथ साफ करेंगे अगर तो खाने का टेस्ट चेंज हो जाएगा। सो यू नो बट तो सिंध फूड अथॉरिटी जो है वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रही है। और आपने देखा कि इस चिकनगुनिया कोविड के ज़माने में होम डिलीवरीज हुई, बट कोई और बीमारियां नज़र नहीं आई, बिकॉज ऑल्दो होम डिलीवरीज भी थी, लोग घरों पे भी थे और खाना मंगवा भी रहे थे। तो ये आई थिंक क्रेडिट जाना चाहिए जो ड्यू होता है। इसी तरह से हॉस्पिटल्स और लैब्स वगैरह को हर एक को मैनेज करने के लिए सिंध हेल्थ केयर कमीशन बन गया है, जो कि अब रजिस्टर कर रहा है। तो आई थिंक थिंग्स आर मूविंग अहेड। अब आ जाए पर्सनल लेवल पे। पर्सनल लेवल पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम हमेशा गवर्नमेंट को ब्लेम करते रहते हैं और हमें हमारा एक असल में आदत हो गई है कि बस एक दूसरे को ब्लेम गेम करते रहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अपनी नेबरहुड में लोगों को, कम्युनिटी को मिल के जो है ना अपने इलाके की फ्यूमिगेशंस करानी चाहिए और ख़ासतौर पर पर्सनल हेल्दी एक्टिविटी, हेल्दी हैबिट्स को अपनाना चाहिए जिससे इम्यूनिटी बेहतर हो। मैं आपको बताऊं, चाहे वो मच्छर काट ले फॉर डेंगू मलेरिया, चाहे वो टाइफॉइड हो, अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो काफ़ी चीज़ों को कंट्रोल भी कर लेती है, रिपेल कर देती है, बल्कि अगर इन्फेक्शन लग भी जाए ना तो वो इतनी ज़्यादा डेंजरस नहीं होती। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप लेना। नींद जो है ना हमारी लीस्ट प्रायोरिटी है और हम जागते रहते हैं रात में जब तक कि बिल्कुल टुन नहीं हो जाते, जब तक हम जागते रहते हैं और फिर सुबह प्रेशर्स, काम के डेडलाइंस। नींद जो है वो 7 to 8 आवर्स। पानी जो है वो भी हम बहुत कम पीते हैं। लेडीज तो बहुत कम पीती हैं। हमारे पास इतने सारे केसेस आते हैं यूरिन में इन्फेक्शन हो गई जी, और बिकॉज रेस्ट रूम्स की भी कमी है। जब मैं मेकअप कर रही होती हूँ तो मैं कहती हूँ सारा मेकअप तो आपकी स्किन पी गई है। मैंने कहा पानी कितना पी जी? 2 गिलास पी। 2 गिलास। अब मैंने एक पूरा एक वो पर्चा बना के रखा हुआ है कि प्लीज पानी आपने कम से कम 1 से 1.5 लीटर पीना है। बस अब आप ना 2 लीटर का बता दें। 2 लीटर बता दो। 2 लीटर्स प्लस एंड 2 लीटर्स प्लस और पानी पीना जरूरी है। अच्छा, इफ यू मे अलाउ, जो यूरिन का कलर है ना वो बता देता है कि पानी कितना है। अगर वो डार्क येलो आ रहा है या फ्रॉथी हो रहा है तो वो इसका मतलब इवन आप 2 लीटर्स पी रहे हैं तो वो कम है। अच्छा, फिर और पीना जरूरी है। फिर इसमें और भी बीमारियां जो इन्वॉल्व हो सकती हैं। आपका यूरिक एसिड आ सकता है। किडनी स्टोन्स हमारे यहाँ इतने ज़्यादा हैं क्योंकि पानी कम पीते हैं, तो पथरियाँ, स्टोन्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं लोगों को, किडनीज में पेन हो रहा है। इन्फेक्शन तो बहुत कॉमन है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। अच्छा, फिर तीसरी चीज़ आ जाती है एक्सरसाइज।
45 minutes of exercise every day इज इम्पोर्टेंट। इट इज क्रिटिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग एक्सक्यूजेस देते रहते हैं कि हम पूरे दिन काम पे थे, हम तो जो है वो थके हुए हैं अभी, यू नो दिस इज बेसिकली वो कहते हैं ना अपने अंदर अपनी फौज बनानी है जो फाइट कर सके ये बीमारियों समझे से। कि ये समझे बिल्कुल असेंशियल है। कुछ लोग कहते हैं हम तो अपार्टमेंट में रहते हैं, बाहर वॉक नहीं कर सकते। भाई तो आप स्टेयर्स में भी ऊपर नीचे जा सकते हैं, वो भी आपकी अच्छी एक्सरसाइज है। एग्जैक्टली। बल्कि मैं अभी आपके बिल्डिंग में आया हूँ, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, तो 6th फ्लोर पे आई वॉकड अप, you know, and although I was not very fit while I was up, but you know, but ये it's amazing, you know, कि अगर इस ऑफिस में होता तो मैं ऊपर जाता रहता नीचे, क्योंकि you know you need to exercise whatever, ये कोई excuses नहीं है। मेरे जितने फ्रेंड्स हैं कहते हैं हम बहुत थके हुए, आई एम सो टायर्ड, और मैं पूरे दिन काम पे था, सो मच प्रेशर्स, और अभी रात के 10 बज रहे हैं, मैं क्या वॉक करूंगा। अच्छा कि एक बिजनेस कॉल आएगी ना उनके पास, मेरे साथ बैठे में एक बिजनेस कॉल आएगी कि यार ये दिस इज कपल ऑफ मिलियंस की डील है, फौरन भाई सारी एनर्जी आ गई, सारी थकन गई। बेगम को कहते हैं अभी मैं आता हूँ, मैं जा रहा हूँ बाहर। तो यू नो ये चीजें जो है ना, 3 चीजें जो है ना प्रायोरिटी हैं। फिर आगे ग़िज़ा। अच्छा, फिर एक और चीज एक्सरसाइज के बारे में मैं जरूर ऐड ऑन करना चाहूंगी कि जो एक्सरसाइज होती है एक्चुअली, चाहे आप 10 बजे भी आ रहे हैं ना और आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि आप अपने आप को रिलैक्स कर रहे हैं। लोगों को समझ ही नहीं आता इस बात का। मेडिकल रीजन भी है जी। एक तो देखिए मेडिकल रीजन ये होता है कि जब हम एक्सरसाइज करें, वॉक करें, फिजिकल एक ही जगह पे खड़े होकर एरोबिक्स करें, तो हमारे ना बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। एंडोर्फिन्स जो है ना वो आपका मूड भी अच्छा करते हैं, इट मेक्स हैप्पी फीलिंग कर देते हैं, तो यू फील वेरी गुड आफ्टर इट। इट्स लाइक अ ड्रग कि आपने बहुत बहुत अच्छा फील करते हैं। देन अगेन पे पता है कि हमारी खासतौर पे लेडीज में इतने कॉम्प्लेक्सेस हैं बिकॉज ऑफ वेट, बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग्स। वो भी काफी कम होते हैं बल्कि। तो वो कहते हैं जब आप मूड भी अच्छा होता है, यू कैन, अच्छा मेन भी, यू कैन फेस थिंग्स बेटर, बट बाकी देन यू स्टार्ट रिड्यूसिंग आल्सो। तो आप रिड्यूस करना शुरू करते हैं, कॉन्फिडेंस आ जाता है। बच्चे आजकल हमारे वेट गेन कर जाते हैं, दिल फी अच्छा कॉम्प्लेक्स में। अच्छा एक विशियस साइकिल होती है, होता क्या है, व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग, अब कुछ लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं इवन इफ दे आर स्लिम, ये मूड एलिवेट से डिप्रेशन खत्म होता है, आपकी कॉम्प्लेक्सेस खत्म होते हैं, यू फील गुड, यू स्टार्ट योर एक्टिविटीज। अच्छा वरना क्या होता है, डिप्रेशन होता है, कुछ लोग डिप्रेशन में ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं और वेट गेन होता है और खाना शुरू करते हैं और वो नेगेटिव उसमें जाते रहते हैं। कोई भी हेल्प नहीं कर सकता until you want to help yourself। अच्छा फूड के हवाले से बताइएगा कि खाने के। देखिए पानी के बाद जो है ना फूड में ये है कि हम लोग जो है ना तो खाने को इतना ज़्यादा पकाते हैं ना कि खाने को इतना पकाते हैं कि उसका शायद फ्लेवर रह जाता है, बाकी कुछ खत्म हो जाता है उसके अंदर। और तेल बहुत डालते हैं। तेल तो मतलब स्विमिंग कर रहा होता है ना, तेल तो इस लाइक कि स्विमिंग पूल में जैसे बंदा डिप करके अंदर चला जाए, डूबा हुआ होता है। देखिए पहले तो कि यू नीड टू, पहले तो एक बेसिक सी चीज़ ये है टू इजी वे में बताते हुए कि 5 कलर्स खाने में होने ज़रूरी हैं। ठीक है। यू नो व्हाटएवर यू मील यू टेक, कि आपको प्रॉपर विटामिन्स जो है ना बॉडी को मिल जाए। बहुत अच्छा तो 5 कलर्स, रेड कैन बी मीट, रेड कैन बी ऑरेंजेस, व्हाइट यू नो ग्रीन कैन बी क्यूकम्बर्स, ग्रीन, कितनी सारी चीजें। तो 5 कलर्स जब खाएंगे तो 5 कलर्स जो है बैलेंस न्यूट्रिशन दे देता है। स्टार्टिंग में कोशिश ये करनी चाहिए कि सैलेड्स, टमाटर हो गए, प्याज हो गई, लेटिस हो गया, जो भी चीज़ें स्टार्टर्स में आप शुरू में जो है सैलेड को ज़्यादा इस्तेमाल करिए। कोई महंगी आइटम्स भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ें खा रहे हैं। जाहिर है कि कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक कम करना चाहिए। हमारे मुल्क में डायबिटीज़ एंड ब्लड प्रेशर इज लाइक एन एपिडेमिक। यानी कोविड से ज़्यादा लोग मर रहे हैं, इससे तो लाख दर्जे मिल रहे हैं। तो कोविड तो चलो है ही इम्पोर्टेंट हमारे यहाँ, क्योंकि एक तो हम स्ट्रेस बहुत लेते हैं। स्ट्रेस जो है वो हमें तबाह कर रहा है। एक तो एग्जाम्स का स्ट्रेस, बच्चों का स्ट्रेस टू एक्सेल, स्ट्रेस टू बी नंबर 1, स्ट्रेस टू बी बेटर देन अदर्स। जिंदगी में रहेगा, इसके साथ फाइट करना जरूरी है ना। फाइट के अलावा ना यू नीड टू रिलैक्स योरसेल्फ। अच्छा जब आप ये सब एक्सरसाइज करते हैं, मैं 2 चीजें बताता हूँ। पहले तो खाने की बात खत्म करें, तो इसमें जो है ना आपने और जो है शुगर की, जैसे मैंने डायबिटीज का बताया, तो बहुत ज़रूरी ये है कि वीट और जो बेकरी प्रोडक्ट्स हैं वो कम इस्तेमाल किए जाएं। यू नो ये नहीं कि ख़त्म कर दिया जाए, बट मिकदार कम की जाए। अच्छा आजकल एक बड़ा अच्छा आटा भी आया है, थोड़ा सा मिक्स करके हम ये कहते हैं कि मुंह के जायके को थोड़ा सा चेंज करें। आटे में जो चक्की का आटा होता है वो इस्तेमाल करें, उसके अंदर बाजरा भी ऐड कर दें, थोड़ा आप जो है ना उसमें चने का आटा, बाजरा, ये 2-3 जौ का आटा ऐड कर दें, तो वो इतना अच्छा और हेल्दी आटा बचा। आप उसकी रोटी, मतलब मैं उसी की रोटी खाती हूँ, मैं बताऊँ मैं 2 से 3 रोटी भी खा लूँ ना तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे मुझे कोई मतलब वो वेट गेनिंग वाला प्रॉब्लम नहीं होता कि वेट गेन होगा, क्योंकि इससे प्रोटीन एज वेल ना साथ में। बिल्कुल आप सही कह रही हैं।
स्ट्रेस की जैसे आपने बात की ना, देखिए स्ट्रेस एक तो एक्सरसाइज करने से भी रिलीज होता है, एक और चीज़ वजह भी होती है कि आप ये ऐसा ना करें कि कंपटीशन करें दूसरों से, जेलस हो, एनवी हो। हमारे तो रिलीजन भी मना करता है ना हसद करना और गीबतें करना। नेगेटिव कंपनी जो है ना वो भी बहुत स्ट्रेस क्रिएट करती है। सो वन हैज़ टू बी इन पॉजिटिव कंपनी। और मैं पता है अपने लेक्चर्स में भी क्योंकि मैं प्रोफेसर भी हूँ, मैं बच्चों को भी बताता हूँ, टीनेजर्स एंड 20s में, अरे बहुत छोटे तो नहीं होते, मैं उनसे कहता हूँ कि कोई भी आपका क्लासमेट हो या फ्रेंड हो जो आपको नंबर 1 डिस्करेज करता हो कि भाई फॉर एग्जांपल ये मुल्क में क्या रखा है, लेट्स गिव एग्जाम्स, गो आउटसाइड, इस यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता, या प्लीज़ आप कंपटीशन में ना हिस्सा लें, या आप सिंगिंग के कंपटीशन में ना आए, लोग मजाक उड़ाएंगे। ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए। मैं कहती हूँ आप let it free, let it go, let it enjoy others। ये वो लोग हैं जो जो ये इसी कंपनी से दूर रहे हैं, और जो लोगों की बुराइयां जो लोग हैं, बिल्कुल। चले इस पे भी बात करेंगे, और हमने भी वैक्सीनेशन पे भी बात करनी है। ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक के बाद वापस मिलेगा, हमारे साथ ही रहेगा। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर फरहान ईसा हैं और बात कर रहे हैं हम वैसे तो कोविड के हवाले से बात कर, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियां हैं, किस तरह से उनसे बचा जा सके, किस तरह से अपना ख्याल रखना है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम ज़रा वैक्सीनेशन की तरफ आते हैं। वैक्सीनेशन सुना है कि आ गई है, और इसका क्या काम है, किस तरह से है? कुछ हम नेगेटिव बातें भी सुन रहे होते हैं, तो उस पर भी ज़रा ज़रूर बताइएगा कि क्या है, सिचुएशन क्या है वैक्सीनेशन के हवाले से जो कोविड की है। देखिए वैक्सीनेशन जो है ना वो बेसिकली आ गई है, और चाइना ने दी है, इट वाज रिसीव्ड येस्टरडे, और एम्बेसडर लेके आए, चाइनीज़ एम्बेसडर ने हैंड ओवर करी नूर एयर बेस पे। ये भी नॉलेज होनी चाहिए। जी। और यू नो दैट डे वाज the anniversary of 70 years relationship between Pakistan and China। माशाल्लाह, so you know, हाँ, तो उसमें वो दी गई, और सबने उनको बड़े प्रोटोकॉल से रिसीव किया, एंड इट इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम चाइना। तो एक तो ये बहुत अच्छी बात है। जी। तो 500,000 डोजेज आई हैं, और तो बेसिकली का जो वैक्सीन की इन जनरल आप बात करें, अच्छा अभी ये वैक्सीन तो सब जगहों पे प्रोविंसेस में चली गई हैं, और ये लगना भी शुरू हो जाएंगी। और ये सारे फर्स्ट लाइन वर्कर्स को पहले लगती हैं, और एल्डरलीज को उसी प्रोटोकॉल से स्टार्ट होगा, और फिर जब तक ये चल रही होंगी दूसरी डोज आ जाएगी। इसमें जो वैक्सीन की जो टाइप्स हैं, इस वक्त 2 टाइप्स आई हैं। हाँ। एक है रेगुलर वैक्सीन जो बनती रही हैं, जैसे चाइना की है और दूसरी कंपनीज की है। जी। एक जो है वो mRNA बेस्ड वैक्सीन हैं, जो नई टेक्नोलॉजी है। जी। दोनों वैक्सीन सही हैं। यूएस वगैरह में, इंग्लैंड में जो है वो mRNA वैक्सीन जो हैं वो लग रही हैं, और जो कन्वेंशनल वैक्सीन जो उसी टेक्नोलॉजी में जो पहले बनती रही हैं वो ये वाली हैं जो अभी हमारे पास ये वाली। अच्छा एक चीज़, सॉरी टू कट यू, लेकिन मैंने इस पे सवाल ये करना चाह रही, जो असल में जितना हमने चीज़ देखी, लोग कहते हैं कि जो पुराने जो मेडिसिन के जो वो होते हैं फार्मूलाज, वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उसका साइड इफ़ेक्ट चीज़ें आप देख चुके होते हैं। तो इसमें कितनी सदाकत है, क्या है, ज़रा बताइए। नहीं देखिए, ये बिल्कुल सही बात है। देखिए जब भी कोई वैक्सीन रिलीज़ होती है ना, तो उसके बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस, या कोई भी दवा होती है वो नए चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, और बिल्कुल ये बात कुछ हद तक सही भी है। लेकिन साथ साथ इसका पिटफॉल ये है कि वो वाली जो नई वैक्सीन है वो ज़्यादा इफेक्टिव आ रही है। यानी कि अगर ये वाली वैक्सीन 80% आ रही हैं कन्वेंशनल वैक्सीन्स, तो जो नई वाली वैक्सीन है वो 97+% आ रही है। अच्छा। हाँ, क्योंकि देखिए ना टेक्नोलॉजी एडवांसेस, जैसे फोन्स में एडवांस होती है, तो दोनों बातें सही हैं। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि जो वैक्सीन आपको मिल रही है वो लगा, फिलहाल तो आप वो लगा, गो अहेड एंड टेक इट, और वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी, डायरेक्ट बॉडी को प्रिपेयर करेगी। और ये जो वैक्सीन है ये बेसिकली 2 लगानी होंगी, तो कम से कम 3 हफ्ते के बाद जो है वो सेकेंड डोज लेंगे, जब जाके आप प्रॉपर्ली प्रोटेक्टेड होते हैं। पहली डोज के बाद समझे अराउंड 45 to 50% प्रोटेक्शन होगी, और अगर आप थर्ड डोज 3-4 जब तो सेकेंड डोज लेंगे तो तकरीबन कन्वेंशनल वैक्सीन जो है वो 75-80% प्लस प्रोटेक्शन देंगी, विच इज अ डिसेंट प्रोटेक्शन। ठीक है। एंड बाकी आप अपनी इम्यूनिटी भी बेहतर करें। तो ये देखिए वैक्सीनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये बेसिकली वैक्सीनेशंस करते क्या है, मतलब ये क्योंकि एक नया एक बीमारी है, नई एक चीज़ है, ये क्या बेसिकली करेगी? क्योंकि फिर ये कहते हैं कि कोविड जो है वो बिल्कुल मतलब एक बुखार की तरह ही है, और ये नमूनिया की तरह होता है, तो मतलब ये बेसिकली
इसका क्या होगा? क्या ये उन जरासीम के लिए फाइट करेगी या इम्यूनिटी बढ़ाएगी? क्या इम्यूनिटी बढ़ाएगी। बेसिकली क्या करेगी ये, व्हाट इट विल डू इज कि इम्यूनिटी की बढ़ाए के बजाय ये फाइटिंग फोर्स बनाएगी बॉडी के अंदर। तो होता क्या है कि जब हम वैक्सीन लगाते हैं ना, तो वैक्सीन में या तो, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, या तो और डेड ऑर्गेनिजम्स, जो जरासीम मरे हुए ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या उनका कुछ हिस्सा होता है सिर्फ, और ये ठीक है ना, तो वो होता है, या तो वो इस तरह की वैक्सीन जब बॉडी में आती है तो हमारी बॉडी समझती है कि दुश्मन आ गया है, और वो उसके खिलाफ कुव्वत मुदाफियत बनाती है, पर वो दुश्मन जो है वो बीमारी नहीं प्रोड्यूस कर सकता। मसलन आप समझेंगे पिस्टल है विदाउट बुलेट्स, तो बॉडी पूरी तैयारी हो जाती है कि भाई 12 लोग पिस्टल्स के साथ खड़े हुए हैं, जबकि देयर इज नो बुलेट्स इन देम, दे कैन नॉट फायर, दे आर नॉट ट्रेन्ड, लेकिन वो तैयारी कर लेते हैं, पूरी फोर्स बना लेते हैं। तो जब असल जरासीम आता है तो फोर्स इज ऑलरेडी रेडी, जो उससे अटैक कर सकती है, तो वो स्पेसिफिक फॉर दैट होती है। अच्छा, अभी आपको पता है दुनिया से जो है, जैसे मैंने आपको पोलियो का बताया, दुनिया से रेडिकेट हो गया, सिर्फ दो ममालिक रह गए, यहाँ पे भी परसेंटेज थोड़ी सी रह गई है, ऑलमोस्ट एंड की तरफ हम आ गए हैं। हमारे नेशनल पोलियो प्लस कमेटी के चेयरमैन है अजीज मेमन साहब, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें, उनकी भी मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा। तो बेसिकली जैसे अब एक बीमारी हुआ करती थी स्मॉल पॉक्स, तो स्मॉल पॉक्स दुनिया से रेडिकेट हो गई। हम, आप तो यंग हैं, हमारे जमाने में बहुत सारे लोग नजर आते थे, इनके दाग से चेहरे पे होते थे, तो अब दैट्स फिनिश, दैट्स इरेडिकेटेड बिकॉज़ ऑफ चेचक जी, तो उसकी वैक्सीनेशन से की वजह से वो खत्म हो गई। इसी तरह से हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन है, उसकी वजह से फ्रंट लाइन वर्कर्स जो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन ले लेते हैं, वो ज़ाहिर कट लग गया, कोई भी चीज लग गई तो बड़ा एक्सपोज्ड है, तो प्रोटेक्टेड हो जाते हैं। ऐसी बहुत सारी वैक्सीनेशन है। बच्चों में EPI एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन है, मम्स, रुबेला, मीजल्स, ये बहुत सारी बीमारियां जो बच्चों को हुआ करती थी वो वैक्सीनेशन से ख़त्म हो गई हैं या नहीं हो पाती, या बहुत कम असर होता है। और कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो बच्चों में वैक्सीनेशन लगा लें तो बड़ी उम्र में भी नहीं होती ज़ाहिर है, वरना बड़े में होने में उम्र में उसका ज़्यादा डैमेज है। तो ये वैक्सीनेशन एक जनरल, बस ये कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि वो ऐसी आपकी बॉडी के अंदर वो ऐसा इंप्रेशन देती है कि दुश्मन आ गया है और बॉडी उसके खिलाफ कुव्वत मुदाफियत बना लेती है। अगर असल जरासीम आएगा उससे अटैक कर लेगी, इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, वो नहीं है, कोई नेगेटिविटी कुछ भी नहीं है। अच्छा, और चाइना में तो काफी लोग अभी लगवा भी चुके हैं और वहां पर जो है बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आए हैं। और यूएसए में लगा लिए मेरे दो भाई, यूएसए में मेरे दो छोटे भाई, क्योंकि चाइना से आई ना, तो हम चाइना की बात कर रहे हैं ना, ये तो वहां से आती यूएसए, तो हम यूएसए की बात करते हैं। बिल्कुल ठीक है। चाइना में तो लोग लगवा भी चुके हैं, लेकिन चाइना की जो वैक्सीन है वो कन्वेंशनल वैक्सीन है, जो आपने शुरू में बात की ना, जिसको लोग आजमा चुके हैं, जो लग चुकी हैं और उसी टेक्नोलॉजी पे है जो यूज हो रही है। तो इट इज समथिंग नथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, इट इज समथिंग व्हिच इज इफेक्टिव, और जो इस्तेमाल हो चुकी है ऑलरेडी, वैसे भी हो रही थी सालों से। बात ये इसलिए ये वाली चीज होती है कि हमें बड़ी तसल्ली होती है। मैं सच्ची बात बताऊं कि जो मेडिसिन, जो पुराने फार्मूलाज होते हैं ना, जब हम उनको खा रहे होते हैं ना, तो ये पता होता है कि ये जो है 20 साल पुराना फार्मूला है और ये कुछ ना, या 10 साल पुराना फार्मूला है, ये तंग नहीं करेगा। अच्छा, नई गोली लेते वक्त एक बात का एक होता है कि ये अभी पिछले साल आई है, पता नहीं इस फार्मूला में जो है कोई साइड इफेक्ट ना हो, तो हम पिछला वाला फार्मूला है तो इसको 2-3 साल जरा चेकआउट कर लेते हैं। ये बड़ी टेक्निकल बात बता रही हूँ, शायद हर कोई नहीं इस चीज को सोचता होगा, मैं जरा ज्यादा सोच रही होती हूँ इन चीजों से, और ऐसे ही है जिसपे जरा जो एक वो होता तो भी है। अच्छा, इस बात का ये जो चाइनीज वैक्सीन है, ये कन्वेंशनल है, ये यूज हो चुकी है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, इसको आराम से लगवा सकते हैं। मतलब लोगों को रिलैक्स करना जरूरी है, क्योंकि इतनी बातें आपको पता सोशल मीडिया के जरिए आ रही होती है, जी ये हो जाएगा, जी वो हो जाएगा, लेकिन अभी तक चाइना का हमने नहीं कोई नेगेटिव नहीं सुना। ये बात है, नई वाली वैक्सीन है उसका भी नहीं ऐसा कोई खास, अभी उसका भी कोई वो नहीं। देखिए, एक और भी बात बताऊं ना, आपने जो सोशल मीडिया की बात की ना, ये एक बहुत ही बहुत ही अफसोस के साथ है कि ये जो सोशल मीडिया है ना, ये इडियट्स बनाने की यूनिवर्सिटीज हो गई हैं, और इसके बहुत ज्यादा ग्रेजुएट्स हो रहे हैं। आपको पता है सना मक्खी का वायरल हुआ, सना मक्खी कोविड में कुछ भी नहीं करती, बिल्कुल ठीक है, इट इज गुड फॉर अदर पर्पसेस, लेकिन हर चीज का पर्पस होता है, लेकिन उसको भी कहते हैं फॉर अदर पर्पस भी इसको ज्यादा नहीं यूज करना चाहिए। कोविड जो है वो तो डायरिया कॉज करती है, वो तो अगर किसी को कब्ज हो गया ना, उसके लिए दी जाती है, उसके लिए दी जाती है। कितने लोग मर गए। एक साहब आए और उन्होंने ये एक चला दी बात, अननोन साहब जिसको कोई जानता भी नहीं है, उनकी बात को चला के इतना फैला दिया गया। देखिए, हर चीज की क्वालिटीज है ना, कोई चीज किसी चीज में अच्छी रहती है, कोई चीज किसी चीज में रहती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई यूज नहीं है, लेकिन जिस यूज के लिए वो है, लोगों
को डायरिया हो गया, लोगों को डिहाइड्रेशन हो गई, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गई, लोग कोमा में चले गए। आप जाके देखें ना कितने ज़्यादा ऐसे केसेस हुए अनफॉर्चुनेटली, और लोग उसको फॉरवर्ड कर रहे होते हैं एंड कीप ऑन। आई मीन ये इतना बड़ा एक चैलेंज है। इसी तरह से वैक्सीन के बारे में, आप तो वैक्सीन के बारे में कह रही हैं ना, ये वो लोग हैं जो वैक्सीन से सोच रहे हैं कि लगाएं ना लगाएं, जो कम से कम ये मान रहे हैं कि कोविड है। अभी भी एक पॉपुलेशन है जो कि यही नहीं मान सकी अभी तक कि कोविड कोई बीमारी भी है। मैं आपको भी बता रही हूँ ना, ये जो एक अभी किस्सा जो कल ही हुआ मेरे साथ, तो मैं वो खौफ के मारे, बल्कि जब मैं लिफ्ट में भी आ रही होती हूँ, जब किसी को समझाती हूँ कि भाई आप प्लीज मास्क पहन लें, मार्केट में जाते हैं तो कहते हैं प्लीज मास्क पहन लें, तो हमें लोग बड़े अजीब निगाहों से देख रहे होते हैं। तो मैं कहती हूँ भाई हमारे सामने तो हमारे फ्रेंड्स के जो है फैमिली मेंबर्स गए हैं, तो हमें तो पता है ना कि क्या है क्या नहीं है। तो लोगों को जो है एक अजीब सा वो होता है। तो सेल्फिश भी हम लोग बहुत हो गए हैं असल में। बता सबकी बात नहीं करें हम, सब एक ओवरऑल जो एनवायरनमेंट हो गया ना अनफॉर्चुनेटली विद सो मच लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्बेंसेस रही, और बहुत सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश हो गए, नॉट ओनली फॉर हेल्थ। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि जिसको पता भी होता है कि उसको कोविड है और वो दूसरे दिन तीसरे दिन कभी कभार माइल्ड बुखार होता है, तब भी वो बाहर निकल आता है कि मैं बोर हो रहा हूँ या बोर हो रही हूँ। तो यू नो, तो वी बिकम वेरी सेल्फ सेंटर्ड। हमारा रिलीजन तो सिखाता है कि हकूक़ुल इबाद कितना इंपॉर्टेंट है, दूसरों की केयर करना कितना। मास्क के लिए मैं एक और बात भी कहूँगी कि जिनके घर पे काम करने वाले हैं या आपके यहाँ पे वर्कर्स हैं, तो प्लीज़ आप उनको मास्क प्रोवाइड करें, क्योंकि उनके लिए 10 रुपए का मास्क भी लेना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये एक बात कपड़े का मास्क भी पहन सकते हैं, और कपड़े का मास्क वॉशेबल भी है, प्रोटेक्शन तो है, ठीक है, एज नॉट एज गुड एज अदर सर्जिकल मास्क, बट एटलीस्ट कुछ बट वो काफी प्रोटेक्शन है, और उसको वॉश करते रहें। और बल्कि रोटरी इंटरनेशनल का आजकल हम लोग गवर्नर भी हूँ मैं, तो हमने रोटरी इंटरनेशनल के भी मास्क बनाए हैं, बल्कि मैं भी जाऊंगा तो आपको भी भिजवाता हूँ, आप भी सबको दीजिएगा। और वो जो है वो कपड़े के मास्क हैं, दे आर रीयूजेबल। बस रीयूजेबल मास्क में बस ये ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, डेली वॉश कर लें। डेली वॉश करने के अलावा जो है ना, जो साइड आपने बाहर पहनी थी ना, वो बाहर ही पहने, जो अंदर वाली साइड अंदर पहने, ये ना कि उल्टा पहन ले उसको। क्योंकि कल ही एक रक्शे वाला था, मुझे कुछ काम था उससे, तो मैंने उसको कुछ सामान वगैरह, तो मैं कहा आपने मास्क नहीं पहना, तो उसका यही कहना था कि मतलब इतना एक्सपेंसिव मास्क हमें पड़ जाता है, हमारी जितना होता है हम उससे गुजारा अपना कर सकते हैं, तो मास्क जो है ना वो हमें प्रोवाइड कर दे तो हमें कोई इशू नहीं है पहनने में ना। तो वो कहते हैं हम इतना नहीं, हालांकि पता है ये वैसे भी बताऊं रक्शे वालों के लिए मास्क बड़ा अच्छा है, जो बाइक में लोग जा रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है कि वो डस्ट और धूल से भी बचते हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, मैं तो वैसे भी पहनना चाहिए, इतनी पोल्यूशन है हमारे पास, तो स्मोक के अलावा स्मोक की, डस्ट की, और इतने एलर्जेंस हैं, आपको पता है कितनी लोगों को एलर्जी है, अब इतनी एलर्जी है, ये सब चीजें प्रोटेक्टेड रहेंगी। अच्छा, वो ये जो खड़ 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 होती रहती है, लोगों को समझ नहीं आता जी क्यों हो रही जी, आपके इतना डस्ट है कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। एक चीज मैं और कहूँगा कि आजकल जो है ना, वैसे मास्क के साथ साथ जो है ना, मैं दो चीजें और कहूँगा कि वो ये कहूँगा कि हॉट ड्रिंक्स पीनी चाहिए जी, और सेकंड चीज ठंडी ना पिए, स्टीम जरूर लेते हैं, ठीक है। जो है मैं समझता हूँ कि दिन में एटलीस्ट सुबह के वक्त और रात में घर आने के बाद जो है वो 15 मिनट की स्टीम ज़रूर लें, बॉइलिंग वाटर करके, जिसमें भाप निकल रही हो उसको रखें, स्टीमर नहीं है तौलिया डालें, और उसकी लंबी इनहेल करें नाक से भी और मुंह से भी, और 15 मिनट, नॉट फॉर 2 सेकेंड और 2 मिनट्स, और स्टीम ज़रूर लें। स्टीम जो है ना ये बहुत हेल्पफुल होती है, साइनसेस भी खोलती है, ये जरासीम भी, और बहुत सारे जरासीम 60 डिग्री से ज़्यादा का टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर सके, वो भी डैमेज होते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा क्या है कि हमारी जो हेल्थी लाइनिंग्स जो है ना हेल्दी हो जाती हैं, नाक की, गले की, सारा बिल्कुल और अगर कुछ गुबार जमा है ना तो वो बलगम से निकल भी जाता है। तो आई थिंक ये मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि स्टीम जरूर लें। अपने जो है अपने ब्रोंकल्स को अपनी जगह को क्लियर रखने के लिए आपको जो सारे जो कहते हैं गंद आप निकालें। एक चीज़ और अदा करूँ, जब हम लोग अमेरिका में थे तो हम लोग काम कर रहे थे एड्स के पेशेंट जिनको टीबी है वो भी रेजिस्टेंट, तो हमने एक ड्रिंक बनाई थी जो हॉट ड्रिंक थी, जो कि हम अभी तक मैं पीता हूँ, मेरी गाड़ी में थर्मोस बना हुआ था। तो इट इज सिंपल है, 1 लीटर पानी के अंदर आधा इंच आपने अदरक डाली साबुत, आधा इंच हल्दी, आधा चम्मच दालचीनी, ठीक है, मिंट, और आपने कलौंजी आधा चम्मच, और इसके बाद आपने इसको बॉईल कर लिया जी, और अपने पास बॉईल करके, और उसको फिर ग्लास बने 4, अब नींबू और हनी, अगर डायबिटीज नहीं है तो नींबू और हनी भी डाल सकते हैं, और उसको पीते रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा इन्फॉर्मेटिव शो था आज हमारा, और ये वाला सेगमेंट बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था। अभी अगले सेगमेंट की जानिब जाएंगे, लेकिन जाएंगे ब्रेक की जानिब, ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं, कहीं ना जाएगा।
जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं मुस्कुराती सुबह में, और अब जो मेहमान हैं उनसे हम बात करेंगे थोड़ा स्किन के हवाले से, थोड़ा हम बात करेंगे बालों के हवाले से। आजकल बाल बहुत ज़्यादा लोगों के गिर रहे हैं और वो बड़ी शिकायत कर रहे हैं। ये वैसे समझ नहीं आ रहा, पिछले 1 साल से बात मैं सुन रही हूँ कि जो लड़की आती है ना वो कहती है बाल गिर रहे हैं, बाल गिर रहे हैं। लड़कों का मुझे पता नहीं, लेकिन लड़कियाँ हमेशा बात बोल रही होती हैं। अच्छा, और साथ में स्किन की जो प्रॉब्लम आती है, ड्राइनेस, ये वो, भाई एक तो वैसे लॉकडाउन की वजह से आप लोग जो है वो सैलून जाना आप लोगों ने कम कर लिया, और घर पे रहते हुए आप अपना ज़्यादा ख्याल नहीं रख रहे थे। अभी ब्रेक से पहले डॉक्टर साहब आए तो उन्होंने कहा था कि मैंने कहा कि 1.5 लीटर मैं पानी पीने का कहती हूँ ख़वातीन को, कहा 1.5 लीटर नहीं 2.5 लीटर कहना है, तो आपने 2.5 लीटर पानी पीना है जिससे आपकी स्किन अच्छी हो। और मज़ीद जो है हम स्किन के हवाले से, बालों के हवाले से बात करेंगे, हेल्थ के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ अब जो मेहमान है मैं उनका तारुफ करवाती हूँ। हमारे साथ आरफा सलीम चांडियो मौजूद हैं, जो ब्यूटिशियन है, और बहुत अच्छी अभी हमारे ब्रेक में बड़ी अच्छी गपशप चल रही थी, तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही हैं जो हम ये चाहेंगे कि ऑन एयर भी बातें करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आरफा, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? सबसे पहले तो आजकल जो है वो एक अजीब डिफरेंट सा माहौल होता चला जा रहा है कि ख़वातीन जो हैं वो जो शिकायत भी आती हैं वो ये आती हैं कि हमारी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई भी हो रही है और ऑयली भी हो रही है। हमें समझ नहीं आ रहा, मौसम चेंज होता चला जा रहा है। कराची वालों के लिए तो बड़ा मौसम चेंज हो गया, अभी दूसरे जो इलाके वहाँ पर फिर भी सर्दी है तो वो सेम उस पर चल रहे हैं, पर कराची वाले जो है ना वो हमेशा सबसे ज़्यादा डिफरेंट वेदर की तरफ जा रहे होते हैं। कभी एकदम से मॉइस्ट आ जाता है, एकदम से ड्राइनेस हो जाती है, फिर हम सुनने वाले हैं कि सर्दी दोबारा आने वाली है। बिल्कुल आप सही फिर हमारा वही वाला सिस्टम, सारे स्वेटर्स जो है वो पैक हो जाते हैं, फिर दोबारा से निकल जाते हैं। दरअसल जिस तरह से हमारे स्वेटर पैक्स हो जाते हैं ना, इसी तरह से हमें अपनी वैनिटी भी पैक करनी चाहिए। हम ये सबसे बड़ी गलती करते हैं कि अपनी जो चीज़ें होती हैं रेगुलर यूज़ की वो एज इट इज़ चल रही होती हैं, और फिर हमारी स्किन ड्राई भी हो रही होती है, हमें इशूज़ भी हो रहे होते हैं, हेयर पे भी खास तौर पे। तो ये चीज़ें हमें अपनी वैनिटी को भी पैक करके रख देना चाहिए कि ये गर्मियों की है और अब हमें सर्दियों की वैनिटी निकालनी है। सो ट्रू, कितनी अच्छी बात कही है यार। मेन चीज़ जो है वो ये होती है कि हमें रेगुलर रूटीन चेंज करनी चाहिए। बेस, आपकी चीजें, आपकी हर चीज चेंज हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल चेंज हो जाती है, और उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि हमारी रेगुलर रूटीन के अंदर हम क्या वो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जो आने वाले वक्त में हमारे लिए नीडेड होंगी। ऐसा तो नहीं है कि हम जो है अपनी स्किन की वो तमाम चीज़ें जो कि हम अगर 30 के हैं तो फ़र्ज़ कीजिए कि हम ये सोचेंगे कि हम 40 में जाएंगे तो हम ये चीज़ें यूज़ करेंगे। नहीं, हम 25 से हमें अपनी स्किन की केयर शुरू कर देनी है एंटी एजिंग के हिसाब से। वैसे तो हमें स्किन की केयर हर एज में करनी है, लेकिन हमें 20 से अपनी एजिंग की केयर शुरू कर देनी है ताकि हमें अपने बिल्कुल। वैसे तो केयर मैं आपको सही बताऊं कि मैंने आई थिंक 16 इयर्स की थी जब से मैंने अपनी स्किन केयर शुरू की बिल्कुल थी। जरूरी है। लेकिन ये कि उसके बाद आपने कहा कि एजिंग की 25 के बाद से। बिल्कुल। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने जो है ना बात उठाई है, 25 के बाद से किस तरह से केयर करना जरूरी है? बिल्कुल, हमें सबसे पहले तो अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए। सबसे मेन चीज़ ये है कि हमें फिश रेगुलर चाहिए। फिश हमें रेगुलर चाहिए, 1 पीस फिश का। हमने फिश का कहा ना, मेरे जहन में फिश आ गई है, अब मेरा दिल कर रहा है फिश खाने का। चलें फिर फिश पॉइंट चलते हैं हैदराबाद। बस चले, हाँ इतना दूर जाएंगे, गाड़ी आप ड्राइव करेंगे? मैं बिल्कुल ड्राइव चलें, फिर चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे, ठीक है। तो ये है कि फिश हमें रेगुलर लेना चाहिए, और वाटर का इंटेक हमें अच्छा लेना चाहिए। मैं आपने बिल्कुल सही कहा कि 2.5 लीटर पानी जो है वो पीना चाहिए, लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि अगर खवातीन 1.5 लीटर भी पीए तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैंने जब तक प्यास नहीं लगती ना पूरी तरह से तो वो कोशिश ही नहीं करती। 1 लीटर में कितने ग्लास होते हैं? 4 होते हैं ना यार, कुछ भी नहीं है वैसे अगर 1.5 लीटर बिल्कुल नहीं है। 6 ग्लास दिन के कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ। और ये है कि मेरी एक रूटीन रहती है कि मैं अगर पानी पीती हूँ तो मैं 2 ग्लास मंगवाती हूँ, मुझे 2 ग्लास एक साथ, ताकि मुझे कम से कम थोड़ी देर बाद जब तक जरूरत होगी तो मेरा एटलीस्ट 6 ग्लास तो कम से कम हो जाएगा। अच्छा, मैं ये करती हूँ, मैंने अपने साथ बॉटल है ना, इसी तरह मेरे साथ हर वक्त रहती है, तो मैं थोड़ा सिप 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 करके ना पीती रहती हूँ पानी ना, ये भी एक ताकि हाइड्रेशन रहे ना आपके अंदर। बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। और इसके अलावा जो है स्किन केयर में इस मौसम में भी और वैसे भी विटामिन सी का नीड आपकी स्किन को होती है। रात को सोते वक्त आपने विटामिन सी का सीरम जरूर लगाना है और सुबह उठकर उसे वॉश कर लेना है। उसके बाद जो है वो आपने विटामिन सी दिन में नहीं लगाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये सनब्लॉक वगैरह यूज करना है। अच्छा, उसके बाद मॉइस्चराइजर क्रीम यूज कर लेनी है, लेकिन विटामिन सी आपको रात को ही लगाना है। तो ये चीजें आपको देखिएगा कि बहुत जल्दी जो है स्किन के आपका बैलेंस हो जाएगा और इंशाल्लाह ताला कोई ऐसे इश्यूज नहीं होंगे। सबसे ज्यादा हमारे पास जो क्लाइंट आते हैं जिनकी ये प्रॉब्लम्स होती है
वो अपनी रेगुलर रूटीन का ख्याल नहीं रख रहे होते, इस वजह से मैंने ये बात निकाली। एंड सेकेंडली ये होता है कि आपके फेस को वॉश करने के तरीके भी बहुत ज्यादा इसमें मैटर करते ये हैं। प्लीज बताइएगा, बहुत जरूरी आपने बात कही है। हाँ। हमारे यहाँ बच्चियां क्या करती हैं, सोप या फेस वॉश लिया और उसको इस तरह से अप्लाई कर लिया, ये हो गया, ये हो गया, बस ये हो गया जी, वॉश हो गया जी। अब क्या होता है जी, ये एरियाज हमारे ड्राई हो जाते हैं और बाकी सब में हमारा ऑयल आ जाता है। अच्छा। तो नॉर्मली मेरे पास ज्यादातर बच्चियां ये शिकायत लेकर आती हैं, तो मैं बाकायदा उनको फेस वॉश करा के देख रही होती हूँ। प्लीज ये तरीका बताएं, इसलिए कि ये वाली जगह अगर रह जाती है तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हमने देखा ब्लैक हेड्स आ रहे होते हैं। हाँ। नज़ीर, सबसे पता है क्या मेन चीज ये है कि आपका स्टेप्स जो है, अगर आप 5 स्टेप्स यहाँ ले रहे हैं तो यही 5 स्टेप्स आपको इस तरह से यहाँ पे लेने। पूरा तरीका भी आपके ऊपर कैमरा है, जरा आप बताएं। बिल्कुल, मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह आपने फेस वॉश लिया अपनी फिंगर्स के अंदर, इसको आपने 5 टाइम्स अगर यहाँ किया तो यही 5 टाइम्स आप इस तरह से यहाँ पे करेंगे, 5 टाइम्स यहाँ करेंगे, इसी तरह से यही 5 टाइम्स आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। उससे क्या होता है कि आपका देखिए स्किन हमारी बहुत नाजुक है, बहुत नाजुक है, उस पर फौरी इफेक्ट आता है। जिस तरह से आपकी फिंगर्स चलती हैं और रेगुलर एक चीज चल रही है, तो वो आपके स्किन को बहुत ज्यादा मैटर करते हैं कि आप उसको सही वे में लेके जाए। सही है, ठीक है। पूरी तरह से आपको इसको वॉश करके फिर उसके बाद जो है क्लीन करने के बाद उसको आपने पानी से, टैप वाटर से वॉश करना है। ज्यादा गर्म पानी, ज्यादा ठंडा पानी, दोनों चीजें आपके लिए नुकसान है। अच्छा, दोनों ही नुकसान होते हैं। दोनों ही नुकसान। प्लीज ज्यादा गर्म पानी भी ना यूज करें, ठंड है, आप लोग तो सोच के फिर आप बहुत ज्यादा गर्म पानी फेस पे लगा देते हैं, रेडनेस भी हो जाती है। ज्यादा ठंडा पानी कैसे? लोग तो कहते हैं ठंडे पानी से वो टकोर दें, ये करें, वो करें। बहुत ज्यादा ठंडा पानी, आप देखें ड्राई स्किन है अगर हमारी और हम बहुत ज्यादा ठंडा पानी यूज करें तो ये भी सही नहीं। टैप वाटर बेस्ट रहता है। अच्छा, आप टैप वाटर भी हमारे यहाँ बाज इलाके इस तरह के हैं कि वो टैप वाटर भी यूज नहीं किया जा सकता, तो एकदम मतलब नॉर्मल पानी यूज कीजिए। नॉर्मल पानी आपके स्किन के लिए सही है, बालों के लिए भी खास तौर पे। हमारा क्या होता है कि सर्दियां आती हैं, बालों में भी ये प्रॉब्लम हम देखते हैं कि हमारी खुश्की का जो इशू है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है बालों में इन दिनों में। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्टली गर्म पानी से अपने सर को वॉश कर रहे हैं। बालों की तरफ अभी आएंगे, लेकिन पहले स्किन थोड़ा सा। अच्छा, हमने वॉश कर लिया फेस वॉश से, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है? क्या हमें क्लेंजर्स यूज करने हैं या हमें कोई मॉइस्चराइजर यूज करना है? क्या यूज करें? तो थोड़ा ये भी प्रोसीजर बता दें, फिर हम थोड़ा सा क्लेंजिंग की तरफ भी आएंगे। अच्छा, देखिए हमें जो है मॉइस्चराइजर, ये तो हमने एक नॉर्मल फेस वॉश बता दिया, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, प्रोसीजर ले लेते हैं कोई, ठीक है, ठीक है। क्लेंजिंग प्रोसीजर ले लें। हाँ जी, बिल्कुल, ठीक है। क्लेंजिंग क्लेंजर में हम कोई भी अच्छा सा मिल्क, अब डिपेंड करता है कि आपका स्किन कैसी है, स्किन टाइप में। अगर ऑयली स्किन है तो मिल्क क्लेंजर यूज नहीं करेंगे, और अगर ऑयली ड्राई स्किन है तो आप मिल्क क्लेंजर यूज कर सकते हैं। ऑयली वाले जो है वो जेल क्लेंजर यूज करेंगे। जेल या फोमी यूज कर लें? फोमी यूज करेंगे, जेल यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। अच्छा, सेकंडली इसके अंदर एक बात का ख्याल रखना कि अगर स्किन में आपके एक्नी है तो आपने कोई भी ऐसा क्लेंजर यूज नहीं करना जिसके अंदर एक्सफोलिएशन एजेंट मौजूद है। ऑलराइट, ग्रेट। मेन चीज ये होती है वो क्या करेगी, आपके स्किन को डैमेज कर देगी। तो इन चीजों का बहुत ख्याल रखना है। रैशेस दे देगी। तो आपने अच्छा सा क्लेंजर अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद देखिए फॉर्म में जो भी आते हैं क्लेंजर, उसमें ज्यादातर सोपी एजेंट मौजूद होता है। तो मैं थोड़ा सा रेकमेंड करूंगी कि मिल्की की तरफ रहें, मिल्की रहें, वो ज्यादा बेस्ट रहता है। सही है, ठीक तो है। उसमें क्या होता है कि आप इजीली उसको क्लीन करके अच्छी तरह से क्लीन करें। अच्छा, मेकअप के बाद भी जो है हम पहले अपना फेस मेकअप से रिमूव करने के बाद भी क्लेंजर अप्लाई कर सकते हैं, ओके, ताकि वो पूरी तरह से रिमूव हो जाए। उसके बाद जो है आपने क्लेंजर किया, क्लेंजर से अपना साफ किया। अब आपने कोई भी इसका सनस्क्रीन अच्छा सा ले लिया, कोई अच्छा सा वो यूज कर लिया। अच्छा, अब उसमें मॉइस्चराइजर में भी आता है, तो अलग से मॉइस्चराइजर यूज करने की जरूरत नहीं है, उसी के साथ आपने उसको अप्लाई कर लिया, बस आपका पूरा दिन बहुत इजी और बड़ा हो गया, रिलैक्स हो। ठीक है। अच्छा, इसमें ये कि आपको क्लेंसिंग जो है सुबह करनी है या शाम में या रात में, कौन सा एक अच्छा टाइम है? देखें, हम नॉर्मली जो है सुबह उठते हैं, हमने क्लीन कर लिया अपना, वो लगा लिया, फेस वॉश कर लिया, बिल्कुल फेस वॉश कर लिया, अपना क्लेंजर लगा लिया। उसके बाद हम ज्यादातर अब तो माशाल्लाह वर्किंग वुमेन्स ही हैं ज्यादातर, और जो घरों में भी रहती हैं वो भी उसी तरह अपनी स्किन का ख्याल करें कि जी फेस वॉश करने के बाद क्लेंजर वगैरह अप्लाई करके अपना छोड़ दिया। उसके बाद एक्चुअली एक और चीज भी होती है, जो खवातीन जो घर पे होती है ना, वो खाना पकाने के बाद ना, देखें उनके जो है ना, नेचुरली बात है कि बहुत ज्यादा फेस पे ऑयल भी आ जाता है। बिल्कुल। और अब ये कि धुआं, ये लोग समझते हैं जो धुआं निकल रहा होता है, जो आप ऑयल यूज करते हैं उस पे से अच्छा खासा जो है एक धुआं निकलता है। आप उसे देखें तो आपके जो घर के जो किचन होते हैं उस पे वो जमा हुआ होता है, और यही चीज जो धुआं होता है वो आपके जब फेस पर भी आता है, हमें रियलाइज नहीं होता, जब सफाई करने लगे तो फिर वो नजर आता है। इसके हवाले से बताइएगा कि क्या खाना पकाने के बाद
कोई सफाई करनी चाहिए फेस की, और अगर करनी चाहिए तो कैसी करनी चाहिए? देखिए हमारे यहाँ क्या होता है कि जी खाना पकाया और पसीना आया और फौरी तौर पे जाके मुंह धो लिया, ये चीज़ सबसे ज़्यादा ये है कि आपके नुकसानदा होती है पोर्स के लिए। आपको स्टीम मिली हुई है, आपका स्किन पे ऑयल भी काफ़ी है, तो आप उसको थोड़ी देर रिलैक्स कर लें अपनी स्किन को, और फौरी तौर पे पंखे में भी जाकर नहीं बैठना है आपने। तो उसमें क्या होता है कि पोर्स आपके एज इट इज वहीं पे रुक जाते हैं। जिस तरह से आप देखती हैं ना, जो खवातीन घरों में ज़्यादातर रहती हैं उनके पोर्स आपने देखी होगी, स्किन खराब हो जाती है नॉर्मली तौर पे। तो सबसे मेन चीज़ ये है कि आपने खाना वगैरह बनाने के बाद अपनी स्किन को थोड़ा सा रिलैक्स दें, उसके बाद आप उसकी क्लीन करें, उसको करें, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात और कहना चाहूँगी कि अपना ख्याल खुद भी रखना है, कोई दूसरा आपका ख्याल नहीं रख सकता। तो आप अपने फेस को थोड़ा कवर भी करके रखें, थोड़ा सा कवर करें अपने आप को। एक तो वैसे भी आजकल मास्क मौजूद है, तो आप जब खाना पका रहे हैं तो उस पे मास्क पहन ले तो बेहतर है या नहीं? बिल्कुल बेहतर है, बहुत अच्छा है। अगर मास्क नहीं, बल्कि हाइजीन के लिए भी कि आपके नाक से, आपके मुंह से कोई चीज खाने में नहीं जाएगी, आपका एक चीज मुझे और याद आई है कि वो आजकल शील्ड कितनी अच्छी होती है ना, वो यूं करके आपने उसको कर लिया और यहाँ तक आ जाती है, वो अंदर से आप बिल्कुल सेफ भी रहते हैं। और उसमें खाने के वक्त उसका होता है कि प्लास्टिक के होते हैं, तो डर लगता है कि वो चीटी बीटा आ जाए। हाँ, लेकिन वैसे हो बहुत इतना नहीं, जरा डिस्टेंस पे आप उसको रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। और ऐसे छींटे मार मार के कौन कह रहा है कि खाने पकाए? वैसे भी छींटे पड़ेगी तो खतरनाक। और अगर 3 लोग घर में हैं तो मैं तो ये कहूंगी कि एक टाइम में एक ताकि जो है वो कम से कम डैमेज हो। एग्जैक्टली, जरा हॉली होके खाना खाएं और फ्राइंग को जरा कम कर ले। वैसे भी वो अच्छा नहीं है फ्राई बहुत ज्यादा जो है खाना घर पे, तो ये कि इस बात का जरूर ख्याल रखें। अच्छा, ये तो हो गई हमारी स्किन के लिए थोड़ी सी। अच्छा, हाथों के लिए जरा बताइएगा कि हाथों का कैसे ख्याल रखें? बहुत ड्राइनेस हो जाती है, एड़ियाँ फट रही होती हैं, और बहुत नेसेसरी है कि इसकी केयर की जाए। ठीक है, हाथों में ये है कि देखें ग्लिसरीन जो है वो बहुत अच्छी है, उसके अंदर ऑलिव ऑयल का यूज़ करके आप एक जगह पे रख लें अपने चलते फिरते अपने। उससे क्या होगा कि आपके हैंड सॉफ्ट भी रहेंगे, और दूसरी बात आपके हैंड का कलर भी इम्प्रूव होगा। अच्छा, जो बादाम का तेल होता है वो आपके स्किन को कलर को इम्प्रूव करता है। बिल्कुल। और ऑलिव ऑयल भी यूज कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, लेकिन ऑलिव ऑयल डिफरेंट पर्पस है। हाँ, क्योंकि अच्छा। अगर हमें देखें हाथों के, अगर हम चाहते हैं कि हमारा रंग साफ भी हो हाथों का और हमें मॉइस्चर भी मिले, तो इसके लिए कितनी ग्लिसरीन होनी चाहिए? बिल्कुल बराबर क्वांटिटी में आपने रखना है और उसको मिक्स करके आपने रख देना है। तो फिर आपने यूज करना है उसको, आप चलते फिरते यूज करते हैं, अपने डाइनिंग टेबल पे इधर उधर रख लें, साइड टेबल्स पे रख लें। एक स्प्रे बना लें। हाँ, स्प्रे बना लें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो स्प्रे ऑयल फॉर्म में जरा मुश्किल से निकलता है, तो वो ये, और फिर ग्लिसरीन के साथ थोड़ा वो थिक भी हो जाता है। अच्छा, तो वो जरा इजी रहता है कि आप इस तरह से फौरी तौर पे चलते फिरते, बच्चों को भी बोलें, बच्चों के लिए भी बेस्ट है। तो एक बॉटल में बना के रख लें, सारा दिन यूज करें उसके। और इससे ये है कि क्यूटिकल्स भी आपके इजीली रिमूव हो जाते हैं, प्रॉब्लम नहीं करते। आपने देखा होगा यहाँ पे साइड में ड्राइनेस की वजह से एक अजीब सा वो बड़ा तकलीफदार हो जाता है, उसको क्या कहते हैं मेरे जहन में इस वक्त नहीं आ रहा, वो बड़ा तकलीफ देता है आपको। तो ये चीजें भी आपकी रिमूव होती हैं। एंड सेकेंडली आप सेम फॉर द फीट, पाँव के लिए भी? पैरों के लिए जो है, देखें एक तो पैरों की ये है कि रेगुलर सफाई है। रेगुलर सफाई में क्या होता है कि जी आपने एक बाउल में पानी हफ्ते में 1 दफा गर्म किया। मैं नहीं कहती आप रोजाना हफ्ते में 1 दफा जाएं और पेडिक्योर लें, मंथली पेडिक्योर आपको प्रोफेशनली लेना चाहिए। पानी गर्म किया, आपने उसको डिप किया, हल्का सा स्क्रब किया, मॉइस्चर लगाया, अच्छा सा क्लीन किया, फाइल किए नेल्स। लेकिन बाज लोगों के इशू ऐसा होता है कि उनकी एड़ियाँ ज्यादा फटती हैं, और वो चाहे कितना ही पेडिक्योर कर लें उनको फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। उनके लिए रेमेडी बहुत बेस्ट है, और मैं बरसों से इसे यूज कर रही हूँ और अपने क्लाइंट्स को भी यूज करवा रही हूँ। और मेरे अपनी वालदा का ये इशू था, तो उनके लिए भी हमने इसको रेकमेंड किया, बल्कि हमने उनको खुद लगाया और माशाल्लाह बहुत उनको इसका फायदा पहुंचा। उसमें क्या है कि जी आपने क्या लेना है, मोम बी वैक्स होती है, वो लिया आपने, और 2 स्पून जैसे वो ले लिया, और उसके साथ आपने लिया लेमन ऑयल। बीज वैक्स लेनी है? बी वैक्स होती है ना, आमतौर पे जो वैक्स मिलती है ना, मोम जो होती है वो मिलती, इजीली मिल जाती है, कोई। लेकिन ये कुछ स्किन के लिए होगा ना, ये बीज वैक्स जो है? नहीं, बी वैक्स आपको पैरों के लिए, एड़ियों के लिए स्पेशली होती है। ठीक है, नहीं, वो होती किसी के लिए भी। आपको एक वैक्स लेनी है, बस वैक्स आपने ले ली, और जैसे 2 स्पून के करीब आपने उसको थोड़ा सा, हेयर वैक्स ना हो, ये बता दें, ये दूसरी वैक्स होती है, इसलिए मैं क्लियर करना चाह रही हूं कि ये हेयर वैक्स नहीं है, ये जो है ये बीज वैक्स। अच्छा, मोम हम ऐसे कहते हैं, मोम। अच्छा, ब्रेक का टाइम आ गया, सो कंटिन्यू करेंगे कि हम आएंगे अभी मोम की तरफ, लेकिन अभी ब्रेक की जानिब जाएंगे। ब्रेक के बाद वापस मिलते, कहीं ना जाएगा।
जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं। हमारे साथ आरफा हैं, आरफा सलीम, और ब्यूटिशियन है और बड़ी अच्छी बातें बता रही हैं। स्पेशली अभी हमने फेस के वाले से आपको बताया, फेस की सफाई कैसे रखें। देखिए, फेस साफ होगा, मेकअप अच्छा होगा। बिल्कुल। फेस साफ नहीं रखेंगे, मेकअप अच्छा नहीं होगा। तो अपना ख्याल आपने बहुत ज़्यादा रखना है। अच्छा, इसके साथ ही आपने हाथों का बताया फिर, और हाथों के साथ साथ पाँव के लिए आपने बताया कि सबसे पहले 20 वैक्स लेना है। वैक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे, ये बताइएगा। अच्छा जी, आपने बी वैक्स लिया, 2 स्पून आपने उससे थोड़ा सा गर्म करके निकाल लिया, और उसके अंदर आपने लिया लेमन ऑयल, 1 स्पून लेमन ऑयल लिया, और उसको अच्छा सा पेस्ट बना लिया। पेस्ट बनाने के बाद आपने पहले तो क्लीन कर लिया अपना पाँव, और उसके बाद आपकी जितनी भी जो क्रैक्स हैं एड़ियों के, उसके अंदर आपने उसको पूरा फिल कर दिया। उसको पूरी तरह से आपने बिल्कुल फिल कर दिया, और मोजे पहन लिए, अपने सॉक्स पहन लिए, और सॉक्स जो है आपने सुबह उतारने हैं। ठीक है, ठीक है। तो आप उसको जब उतारेंगे फिर उसको रिमूव कीजिए। आपने 1 वीक ये करना है, 1 वीक रेगुलर करना है। उसके बाद आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला वो काफी हद तक बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। सही, बिल्कुल सही। अच्छा, बालों की तरफ आते हैं थोड़ा। बाल, जिससे मैंने बताया कि मैं 1 साल से खवातीन से सुन रही हूँ, बाल गिर रहे, बाल गिर रहे, बाल गिर रहे। बालों के लिए बताएं कि क्या करना चाहिए, बालों गिरे ना। देखें, पहले तो नाज़िया, हमारे पास जितने भी हमारे क्लाइंट्स ये शिकायत लेके आते हैं ना, तो पहले तो हम उन्हें ये बताते हैं कि हम जो कुछ बताएंगे आप कर लेंगी ना। अच्छा, हाँ, वो होता ये है कि सुन के जाते हैं, हाँ। और उसके बाद ये होता है कि नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ में फिर चक्कर लगता है, यार आरफा बाल बहुत गिर रहे हैं, ऐसे। हाँ। आपने वो किया था जो हमसे पूछा था, हाँ। जो हमने आपको रिकमेंड किया था। आपने जब करना नहीं है ना, तो फिर फायदा नहीं है रेकमेंड करने का। मेन चीज ये होती है कि आप अपने आप को टाइम दीजिए जी, अपने लिए थोड़ा टाइम निकालिए। अगर आपने अपने लिए टाइम नहीं निकालना है, तो वो तो बाल तो एज इट इज गिरने वाले हैं, स्किन आपकी एज इट इज खराब होने वाली है। फिर आपको 40-50 के बाद ये एहसास होगा कि ये चीजें हमारी पीछे छूट गई। तो मेन चीज ये है। अच्छा, रेमेडी जहां तक है या एक वो है, तो वो मैं बिल्कुल आपको गाइड करूंगी कि आपने क्या करना है कि प्याज का पानी निकालिए, और ये 100% ऑथेंटिक चीजें मैं आपको बता रही हूँ, जो मैंने कई लोगों को यूज करवाई है। इससे किसी भी किस्म का, सिर्फ आपको फंगस नहीं होना चाहिए स्कैल्प के ऊपर, फंगस नहीं होना चाहिए, बाकी आप इजीली यूज कर सकते हैं। फंगस या कोई चीज, वो तो बीमारी होती बीमारी है, बिल्कुल। देखिए, वो आपको फिर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है। और बास जो है वो ऐसी चीजें होती हैं जो आपको इरिटेट करती हैं, तो आपने थोड़ा सा यूज करके आपने देख लेना कि ऐसा तो नहीं है मुझे ईचिंग ज्यादा हो रही है कि प्रॉब्लम हो रहा है। ये चीजें भी मेन जो है आपको चेक कर लेना चाहिए। प्याज लिए आपने ब्लेंडर में डालिए, उसके अंदर 1 कप या हाफ कप आपने वाटर डाल दिया, उसको ब्लेंड किया अच्छी तरह, उसको फिर छन्नी से छान लिया, उसका पानी निकल गया, डाइल्यूट भी हो गया, डायरेक्ट नहीं लग रहा। अगर डायरेक्ट लगाते हैं तो उससे मिर्चें लगती हैं, थोड़ी ईचिंग होती है। उसको आपने इस तरह से लेकर और ऐसे ऐसे करके अपनी रूट्स के अंदर सिर्फ अप्लाई करना है पूरी तरह। हफ्ते में 1 दिन करना है, उसके बाद इसको छोड़ देना 2 घंटे। 2 घंटे के बाद आपने नॉर्मल वॉश कर लेना। आप देखें हेयर फॉल इंशाल्लाह ताला कैसे जाता है। एंड प्री कंडीशनिंग, सेकंड चीज आपने क्या करना है कि जब भी आप नहाने जाएंगे, आपने थोड़ा सा ऑयल लेना है। ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा है इसके लिए, आप यूज कर सकते हैं, या फिर कंडीशनर। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप अपना कंडीशनर उठाएं, 5 मिनट पहले उसको अप्लाई करें अपने सर के ऊपर, और फिर आप शैम्पू से वॉश कीजिए। अच्छा। प्री कंडीशनिंग जो है आपके स्किन के, वो हेयर के ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। वो जो ड्राइनेस हो जाती है। अच्छा, मैंने हमेशा देखा है जितने भी स्टाइलिस्ट हैं या जितने भी जो मेकअप आर्टिस्ट या जो स्पेशली बालों के लिए जो स्टाइलिस्ट होते हैं, उनके अपने बाल जो है वो हमेशा बहुत अच्छे होते हैं, जो वो डाइड लगाते हैं, लाइक कोई भी कलर लगा रहे होते हैं। तो ये क्या आप लोग क्या ख्याल रखते हो, किस तरह से वो जो है वो डैमेज्ड बाल नहीं लगते? डैमेज देखिए, हम वरना कोई और करा कर जाता है, लड़कियों के बाल डैमेज लगना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जो स्टाइलिस्ट खुद होते हैं उनके बाल नहीं होते। मतलब वो क्या केयर होती है जो देखिए, आप लोग हमेशा बताते हैं कि केयर करनी है। हमने डाई कर लिए बाल, हमने आपको स्ट्रीक कर लिए, अब आपको जो है केयर खुद करनी है। लड़कियां केयर करना छोड़ दे। वो कौन सी केयर होती है जिससे आपका डाइड बाल या स्ट्रीक्ड बाल या ब्लीच्ड बाल जो है वो डैमेज ना लगे? सबसे पहली चीज़ ये है कि हम उन्हें बहुत ज़्यादा टाई करते हैं। हाँ। हमने स्ट्रीक्स कराए, फिर उसके बाद हम घर गए, हमने उसका जूड़ा बनाया और लपेट के सरों पे यहाँ पे रख लिया। तो क्या होता है कि आपका बाल ब्रेक हो जाता है। जब आपका बाल केमिकल लगने के बाद वो नाजुक हो जाता है, उसका उसी तरीके से ख्याल रखना हाँ। पड़ता है जिस तरीके से उसकी नीड है। अगर हम उसको यही समझेंगे कि वर्जन हेयर की तरह वो हमारे साथ इसी तरह रहेगा जिस तरह हम उसके साथ पहले बिहेव रखते थे, तो वो बिहेव रखेंगे। मेन चीज़ ये होती है, वो बीच में से टूटना शुरू कर देता है, ठीक है, ब्रेक होना शुरू कर देता है। उसमें फिर ये होता है कि स्प्लिट्स एंड्स आ जाते हैं। तो ये एक तो टाई करने के तरीके को चेंज करना चाहिए, बहुत लूज हल्का सा क्लिप आप अप्लाई करें, बहुत ख्याल से रखें अपने बालों को। तीसरा ये कि जो आपका हेयर स्पेशलिस्ट जिससे भी आपने वर्किंग कराई है, वो यकीनन आपको रेकमेंड करता है कि आपने सीरम लगाना है
किस टाइम पे लगाना है, लिव ऑन यूज़ करना है तो वो किस तरीके से यूज़ करना है, शैम्पू के बाद आपको कौन सा कंडीशनर, और आपके बालों की सबसे पहले आप जाने जब भी आप किसी भी हेयर एक्सपर्ट के पास जाएं तो उससे बल्कि ये खुद आप उससे डिस्कस करें कि मेरे बालों का टेक्सचर क्या है, मुझे क्या यूज़ करना चाहिए, मुझे रेकमेंड कीजिए शैम्पू एंड कंडीशनर कौन से मुझे यूज़ करने चाहिए। कंपनी डिपेंड नहीं करती, डिपेंड करते हैं उसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स कि क्या है। अच्छा, लोग इंग्रेडिएंट्स तो पढ़ना चाहते ही नहीं है ना, वो नहीं बस ये पढ़ना उठा चाहते। लेते हैं, ये उठा लिया। कितने दफ़ा मैंने खुद इस तरह से नुकसान उठाए, फिर बाद में इंग्रेडिएंट्स पढ़ना शुरू किए कि बेसिकली क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसकी वजह से जो है आपका कौन सा वाला बाल जो है किस तरह से वो सही रहेगा। बिल्कुल। अच्छा, ये तो होगी बालों के हवाले से। कटिंग कितने अरसे बाद करानी चाहिए? हेयर कटिंग 4 to 6 मंथ के अंदर करा लेनी चाहिए। करा लेनी चाहिए। क्या तो साल छोड़ देती हैं, उसके बाद फिर उनके स्प्लिट एंड्स, बाल उनके जो है वो थिनिंग हो रही होती है बालों में बहुत ज्यादा। बिल्कुल, जब तक आप उसके केयर नहीं करेंगे तो वो ये आप, मैं तो कहती हूँ कि नहीं जी आप सलून का इतना नहीं। अभी हमने मेरे एक पेज पे भी रिसेंट हमने डाला है कि आप घर में अपनी ट्रिमिंग कैसे कर सकते हैं, अपनी वालदा के, अपनी बहनों के, या खुद से आप उनसे कैसे करवा सकते हैं, क्योंकि अभी कोरोना की वजह से, ये कोविड की वजह से काफी इश्यूज हुए। तो हमने उस हवाले से भी काफी अपनी वीडियोस वगैरह अपलोड की हुई हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप इजीली ये काम अपने घर पे कर सकते हैं रेगुलर। इसके लिए ये इशू नहीं है कि जी खसूसी तौर पे आपको सलून ही जाना है, स्पेशली जाना पड़ेगा। ये तो रेगुलर केयर में आपका आता है कि आपने जो है मंथली भी आप कर सकते हैं, मंथली हल्के हल्के स्प्लिट्स एंड्स अपने रिमूव कर लिए बैठे बैठे इस तरह से थोड़ा सा, तो ये भी आप कर सकते हैं इजीली। लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि हम अपने आपको टाइम दें ना, थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा हमें अपने लिए, तो इंशाल्लाह ताला सब कुछ ठीक रहेगा। फिर वो जो है ऑटोमेटिकली सब सही होगा, तो जरूरत नहीं पड़ती है फिर आपको कि जब तक आप अपना खुद ख्याल नहीं रखेंगे, आप जो है मसला ये आता है कि आप सोचते हैं कि बस कोई मैजिकल चीज़ हो, आप यूँ टच करें और वो हो जाए, नहीं होगा। आपको खुद उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, हर चीज़ के लिए ना टाइम निकालना पड़ता है। तो ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ भी आती है कि अक्सर हमने सैलून वालों के यहाँ देखा है कि वो उन्होंने एस्थेटिक भी साथ ही खोल लिया है और फिर वो मेडिसिन भी दे रहे होते हैं। तो डोंट यू थिंक सो कि सैलून रहे, एस्थेटिक क्लिनिक जो एस्थेटिक क्लिनिक? बिल्कुल, मैं इस इशू पे काफ़ी दफ़ा बात कर चुकी हूँ और मैं आज भी इसी बात को रिकमेंड करूँगी कि ब्यूटिशियन बेसिकली ब्यूटिशियन है। अगर एस्थेटिकली आपने उसका कोर्स किया है और एक आप प्रोफेशनली उसको लेके चल रहे हैं और काफ़ी टाइम से आपके साथ डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, तो उनको मैं नहीं कहती कि नहीं जी आप अपना मतलब ये बिजनेस मतलब खराब है। लेकिन वो लोग, अब आप यकीन कीजिए कि हमारे पास कुछ कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं बाकायदा, जो हमें कहते हैं ये वाइटनिंग इंजेक्शन है, ये आपने कल क्लाइंट को रिकमेंड कीजिए, ये मेडिसिन है, ये गोलियां हैं। तो ये जो चीजें हैं ये इतना ही खतरनाक होता है। इवन वाइटनिंग इंजेक्शन या वाइटनिंग गोलियां जो हैं, आपको देखना पड़ता है कि आपका लिवर फंक्शन सही है, आपके जो है किडनी सही है, यूरिया लेवल सही है, यूरिक एसिड सही है, सब चीज़ें सही है। आपके क्या रिकमेंडेशन आपको जी आप खा भी सकते हैं, नहीं खा सकते, कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ा हुआ, LFT सही है, मतलब आपकी बहुत सारी चीजें। उसके बाद आपको जो है ये टैबलेट, ये चीजें जो है रिकमेंडेशन होनी चाहिए। और मैं तो कहती हूं साइड इफेक्ट तो कोई नहीं आ रहा। ये कैसे एक ब्यूटिशियन जो है वो कैसे रिकमेंड कर सकती है? अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये ब्यूटिशियन से ज्यादा मैं कहती हूँ कि हमारे जो क्लाइंट हैं उनमें ये अवेयरनेस आना बहुत जरूरी है कि आप अगर किसी चीज को इनटेक कर रहे हैं तो आप वो किससे ले रहे हैं। जाकर मार्केट से उठा लेते हैं वाइटनिंग टैबलेट्स, वो भी एक जो है बहुत बड़ा रिस्क है। और इसमें जो है वो ऐसे केसेस हमें अपनी आंखों से देखने मिले हैं कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती, इतने। और बच्चियां खास तौर पे, बस वो उन्हें जुनून हो जाता है, वाइटनिंग का जुनून हो जाता है कि जी अभी ब्लैक हमारी स्किन हो रही है तो वाइट हो जाए। पॉसिबिलिटी है, हर चीज की पॉसिबिलिटी है, लेकिन अथेंटिक लोगों के साथ वर्क करें। जो चीज वाकई, जो चीज इस चीज को जो प्रोफेशनली लेके चल रहे हैं, रिकमेंडेशन आपको डॉक्टर से लेनी चाहिए। बिल्कुल आप खाएं, आपको कोई मना नहीं कर रहा, पर डॉक्टर रिकमेंड करे। क्योंकि अभी आपको बताती हूँ, एक लड़की थी, उसने वाइटनिंग इंजेक्शन लगवाया तो उसको जो है ना बहुत ज्यादा पैल्पिटेशन उसकी बहुत ज्यादा हाई होगी। तो उसने जब चेक कराया तो उसको जो थोड़ा सा उसको जो था उसका फैटी लिवर था, तो उसको जो उसकी, अब डॉक्टर ने फिर उससे बात की, उसने कहा कि आपने जो है आपको मुझे बताना चाहिए था। तो उसने कहा डॉक्टर आपको मुझसे पूछना चाहिए था कि आपको कोई वो तो नहीं, आपको टेस्ट वगैरह देखने चाहिए। तो कहते हैं मुझे इसका साइड इफेक्ट हो रहा है, मुझे मतलब आई एम नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट। तो उसने कहा मजीद आप इसको नहीं लगवाओ और आई विल नॉट रिकमेंड यू कि आप आगे जाकर इसको जो है मज़ीद आप इस पे जो है ना काम करें, मतलब आप मज़ीद इसको भूल जाए, जो वाइटनिंग इंजेक्शन इनको आप अभी भूल जाए, अभी आप इनको मत सोचें इनके लिए, तो क्योंकि आपको ये सूट नहीं कर रहे हैं। तो बात सारी ये है कि आपके, अब यही बात है कि वो तो डॉक्टर थी, चलो अंडरस्टैंड हो गया। अब आप
खुद से ले रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, फिर आप बाद में डॉक्टर पे भाग रहे हैं, तो इससे पहले ये है कि आप प्लीज़ कोई भी आप टैबलेट्स, फेस के लिए भी आप कोई भी टैबलेट्स आप यूज़ कर रहे हैं, पिंपल्स के लिए आपको टैबलेट, ये सिर्फ अपने डॉक्टर से आप मशवरा लें। खुद से आप जो है ना कोई चीज़ ना करें या किसी ब्यूटिशियन से पूछ के नहीं करें। ब्यूटिशियन का काम है कि आपको फेशियल करके वो बिल्कुल सेट कर देंगे, आपके बालों को ट्रीटमेंट दे के सेट कर देंगे, लेकिन वो आपको इंजेक्शन नहीं आपको मतलब कर सकते ना, उसे क्योर नहीं कर सकते। हमें हमारी फील्ड ही इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि हम इंटरनली इस चीज़ को मतलब गाइड करें किसी को या चेकआउट करें। तो जो चीज़ हमारी है, हमारा वर्क है, हम उसमें, और बिल्कुल बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बहुत सारी अच्छी ब्यूटिशियंस हमारे पास मौजूद है और बहुत अवेयरनेस आई है हमारी ये मॉर्निंग शो से, तो खास तौर पर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आई है ब्यूटी के लेवल पर। बिल्कुल अलग एक चीज़ है, उसमें लेजर्स भी आ जाते हैं, मैकेनिकल चीज़ें भी आ जाती हैं, बहुत कुछ आ जाता है, आपकी स्किन को वो बेहतर तरीके से समझते हैं। लेकिन ब्यूटिशियन जो है वो आपको डिफरेंट तरीके से आपको बताएंगे, आपके डेली क्लेंजिंग के हवाले से, आपके क्योंकि डेली भी तो आपको ज़रूरत है ना कि आपको क्या चीज़, जैसे हमने आपको आज बताया, तो इससे क्या, जैसे हमने पहले बात की, आपकी स्किन अच्छी होगी, नीट क्लीन होगी, आपने अच्छा खाना खाया, आपने पानी अच्छा पिया, आप नेचुरली जो है आपका मेकअप भी अच्छा हो जाता है, अच्छा लगेगा। बिल्कुल। अच्छा, ब्रेक की जानिब जाएंगे, ब्रेक आ गया तो ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे, कहीं ना जाएगा। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और आज आरफा से बात हो रही है बहुत इम्पॉर्टेंट, आपके स्किन के हवाले से, आपके बालों के हवाले से, और कि बालों का कैसे ख्याल रखना है, स्किन का कैसे ख्याल रखना है, और अगर आपने इन दोनों चीज़ों का अच्छी तरीके से ख्याल रखा है तो फिर ये है कि आप जो है हेल्दी आपका लाइफस्टाइल भी है, आप खूबसूरत भी लगेंगे। अच्छा, आप वैसे भी ना जब इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, यू फील गुड अबाउट इट, आप जब अपने आप को देख रहे होते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो रहा है, आपका मेकअप बड़ा अच्छा हो जाता है। मैंने ये चीज देखी है, आपकी स्किन अच्छी है, आपके बाल अच्छे, आपका मेकअप अच्छा होता है, आपके बाल अच्छे बन रहे होते हैं। इसी चीज़ को लेते हुए देखिए ना, बास ख़वातीन हमने देखी है कि काफ़ी एज में भी जाकर अपने बड़ी मेंटेन लग रही होती हैं और बड़ी अच्छी लग रही होती हैं, इनकी स्किन भी अच्छी लग रही होती है, उनको देखकर कितना अच्छा लगता है। हाँ। और खुद भी कितनी कॉन्फिडेंट होती हैं। इसकी वजह यही होती है कि उन्होंने अपनी लाइफ को एक प्रॉपर वे में लेके चला होता है, अपनी चीज़ों का ख्याल किया होता है, तो अपने आप को अपने आप से प्यार करने से ही जो है वो आप अच्छे लगेंगे, अच्छे लग रहे होते हैं। बिल्कुल ये वाली बात है। अच्छा, मेकअप पे क्या क्या चीज़ें एसेंशियल होती हैं जो डेली रूटीन में लड़कियां जो है यूज़ करें एंड दे लुक प्रिटी एंड गुड, कि मार्केट जा रही हैं, बाजार जा रही हैं, या बच्चों को पिक करने के लिए जा रही हैं, या किसी के घर जाना है, वैसे मिलने के लिए जाना है, तो डेली रूटीन में जो है डेली रूटीन में जो है वो बीबी क्रीम बहुत बेस्ट रहती है। ओके, आपने मीडियम अप्लाई करने का तरीका भी बता दें जरा। बिल्कुल, आपने इस तरह से अपने रखकर इस पे और फिंगर से हल्का हल्का सा अप्लाई किया, उसके बाद आपने इसको जहां आपको लग रहा है कि थोड़ा सा डार्क करके लगाते हैं बीबी की, नहीं वो बड़ा तरीका जरा देख लें, आप बता रही हैं जी, बताइएगा दोबारा से। हाँ, आपने इस तरह से रखना है और इस तरह से फिंगर से लेकर आपने इस तरह से अप्लाई किया, आइस के पास खास तौर पे ये एरियाज पे पहले अप्लाई कर लिया, उसके बाद टैप करना है, टैप करके आपने इसको जस्ट कर लिया और फिर हल्का सा लेकर ये अपना पूरा करके ऐसे आपने इसको, फिर आपने मतलब अपने जो एरियाज जहाँ है और नेक को भी कवर करें, और जो जहाँ एरियाज आपको लगता है कि जहाँ जरूरत है वहाँ आप लगाएं, ये ना हो कि आप ना लगाएं। हैंड पे आपने इजीली लगाना है, पूरे हैंड्स पे अपने आप कवर कर लीजिए उसे, और ये आपका बहुत अच्छा चलता है। लेकिन सेकंड एप्लीकेशन से पहले वॉश करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है, बाज़ औक़ात हमारे पास बच्चियां आती हैं, वो कहती हैं जी बीबी क्रीम लगाने से ना ब्लैकनेस आ रही है हमारे फेस के ऊपर, अच्छी कंपनी की, मैं कंपनी का नाम तो मतलब अगर आप चाहें तो मैं ले भी सकते हो, अगर आप रिकमेंड नहीं करते, हाँ थोड़ा सा इशू होता है। तो यह है कि किसी भी अच्छी कंपनी की आप इजीली लेकर यूज़ कर सकती हैं। पता क्या होता है, हम लोग अब जिस तरह ऑफिस गर्ल्स हैं, वो ऑफिस गई या यूनिवर्सिटी में गई, अपना 3-4 घंटे निकालने के बाद उनको लगा कि जी भाई ब्लैकनेस आ रही है या थोड़ा सा हम फ्रेश हो जाए, तो उन्होंने बीबी क्रीम लगाई और दोबारा से अप्लाई कर ली। तो क्या होता है कि वो आपके स्किन के अंदर जो पोर्स ओपन हुए हुए होते हैं, उनके अंदर गर्द वगैरह सब जमा हुई हुई होती है। आपको सेकंड एप्लीकेशन से पहले अपने फेस को अच्छी तरह वॉश करना है, और टिश्यू से या जो भी आपके पास, मेरा टिश्यू ही रेकमेंड करूंगी, उससे आपको थोड़ा सा अपने फेस को ड्राई करने के बाद फिर आप सेकंड एप्लीकेशन करें, री एप्लीकेशन नहीं करेंगे दोबारा। ठीक है, उससे आपका फेस ब्लैक होगा, ब्लैक हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, मतलब ये जरूरी है कि आपने जो है अपना फेस का अपने ख्याल रखें इस तरह। और अगर सर्दियां हैं तो एंजॉय
कीजिए डार्क कलर लिपस्टिक्स के, बहुत अच्छे लगते हैं, हर एज में अच्छे लगते हैं। और गर्मियों में कि थोड़ा सा लाइट कलर पे रहा करें, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। ब्लशेस के कलर भी जो है वो डार्कर एंड लाइटर, थोड़ा सा सॉफ्ट उस पर, लेकिन सर्दियों में आप अच्छा यूज़ कर सकते हैं, टिंट यूज़ कर सकते हैं। टिंट बड़े ज़बरदस्त टिंट हैं और वो गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा है, वैसे भी लेडीज़ भी यूज़ कर सकती हैं, ऐसा नहीं कि टिंट सिर्फ गर्ल्स ही यूज़ कर सकती हैं, तो वो बहुत अच्छे रहते हैं कलर्स के हिसाब से। और नॉर्मल मेकअप में मेरा ख्याल है ये चीज़ है। रेगुलर मस्कारा मैं नहीं कभी भी रेकमेंड करूँगी। अच्छा, उसकी वजह? उसकी वजह ये होती है कि उसके कुछ पार्टिकल्स आपकी आईज में रेगुलर जाते रहते हैं। और वो क्या करते हैं, लाइनर लगा सकते हैं रेगुलर या नहीं? देखिए, रेगुलर बेसिस पे लाइनर आप लगा सकते हैं बिल्कुल, लेकिन उसके लिए भी मैं कहूँगी कि एक तो कंपनी का ख्याल रखना कि अच्छी प्रोडक्ट होनी चाहिए, एंड जो है वो वाटर प्रूफ नहीं होना चाहिए। राइट, वाटर प्रूफ जो है वो स्किन के ऊपर ऐसे चिपक सा जाता है, चिपक सा आई थिंक वो सर्कुलेशन वगैरह का भी होता है कि बिल्कुल आई डोंट नो कि मे बी यू नो कि वो इस वजह से ऑक्सीजन की ऑक्सीजन हाँ पेनिट्रेट नहीं हो रहा होता पूरी स्किन तो तरह से है ना, स्किन के स्किन को अंदर। आपने ऊपर कवर कर दिया ना, बिल्कुल। और ये कि वो ब्रीद होना चाहिए। अगर आप रेगुलर लगा रहे हैं हाँ। तो फिर आप जो है केक लाइनर वगैरह से आप एप्लीकेशन बस वाटर बेस होता है तो वाटर ब्रीद होता रहता है ना। हाँ, बिल्कुल वाटर बेस यूज कर सकते हैं अगर रेगुलर लगा रहे हैं। अगर रेगुलर लगा रहे हैं तो उसके लिए बताइए कि बेसिकली ये कि आई शेड भी बहुत है। अच्छा, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, लड़कियां जो आपने भी लेंसेज लगाए हैं, आई रियली लाइक योर मेकअप इन अ वे कि इट्स वेरी सॉफ्ट, और आपने जो है इन्हांस कर दिया उसको अपने लेंस से, ठीक है ना। लड़कियां क्या करती हैं, लेंस लगाने के बाद भी उनको हैवी मेकअप चाहिए होता है, वो ऐसा लगता है कि आप कुछ और हैं। बेसिकली आप जब कोई चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, लेंस या कोई चीज़, तो उस पर ये उसका मतलब ये होता है कि आपने 50% अपना मेकअप डन कर दिया है। डन कर दिया। फोकस ज़रूरी है। हाँ। आपको पहले ये देखना है कि आपने अगर मेकअप करना है तो आपने फोकस किस पे रखना है। बाज़ औक़ात ये होता है कि आइज़ पे फोकस होता है, तो फिर पूरी तरह से आइज़ पे ही फोकस होना चाहिए। ये नहीं कि अब आपने हैवी आइज़ बनाई है, ठीक है, लेंस तो आपने बिल्कुल बहुत अच्छा कहा कि लेंस लगाने के बाद थोड़ा लाइटर पे ही रखना चाहिए मेकअप। हाँ। लेकिन अगर आप लेंस के बगैर मेकअप कर रहे हैं या लेंस के साथ भी कर रहे हैं, तो ये मेन चीज़ ये होती है कि उसके साथ आप लिप्स को नहीं बहुत ज़्यादा मतलब हैवी उसमें लेके जाएंगे, उसके शेप्स वगैरह में, उसके कलर्स में काफ़ी चीज़ें आपको मतलब वो करनी होंगी कि आप बैलेंस रखें। ऐसा ना हो कि जी वो आपने हैवी आइज कर लिए, हैवी लिप्स कर लिए, तो वो लुक बिल्कुल से अजीब सा हो जाता है। फिर वो ना फोकस किस पे है आपका? लिप्स पे फोकस है तो आप पूरी तरह लिप्स पे फोकस करें, आपकी आइज पे फोकस है तो पूरी तरह से आइज पे फोकस करें अपने। कॉन्टूरिंग किस वक्त इंपॉर्टेंट होती है? कॉन्ट्रोलिंग हर वक्त इंपॉर्टेंट होती है। सो नाइस, गुड। हर वक्त आपको नीड होती है कॉन्ट्रोलिंग। आइज कम कर लें आप, लिप्स कम कर लें, लेकिन कॉन्ट्रोलिंग अपने आप पूरी करें। और कॉन्ट्रोलिंग के अगर पॉइंट टू पॉइंट कॉन्ट्रोलिंग की जाए तो आप फेसेस जिसको जरूरत है, फिर वही वाली बात, हर एक पर हर चीज नहीं होती है। किसके ऑलरेडी इतने फेस कट्स बने हुए हैं, वो कॉन्टोर करेगा तो कहां जाएगा? जिसको जिस वक्त जरूरत होती है उसकी बात कर रहे हैं। और फिर शेड पे भी डिपेंड करता है। शेड पे डिपेंड करता है। शेड्स जो है, कॉन्ट्रोलिंग शेड्स जो है, अगर आपका बहुत ज्यादा शार्प फेस है तो आप उस हिसाब से, अगर आपको नीड है कि कहीं मुझे कॉन्ट्रोलिंग की नीड भी है, तो आप शेड जो है वो चूज करेंगे, वो बहुत सॉफ्ट और लाइट शेड करेंगे। ये नहीं है कि कॉन्ट्रोलिंग के लिए मखसूस ही एक कलर ब्राउन कलर ही दे दिया गया है, नहीं, बहुत सारे कलर्स होते हैं कॉन्ट्रोलिंग में। उसके हिसाब से आप अपने शेप के हिसाब से शेड को डिसाइड करें। आपका अगर बहुत हैवी फेस है तो आप डार्कर शेड पे जाएं। अगर आपका बहुत छोटा सा फेस है लेकिन फिर भी कॉन्ट्रोलिंग की कहीं कहीं आपको नीड फील होती है, जॉ लाइन बाज़ औक़ात हमारा ज़्यादा है, विजिबल है या ये है, तो आप सॉफ्ट कलर लें ताकि आपके स्किन के हिसाब से जो है वो एक तो कलर के हिसाब से बेस्ट रहेगा, एंड सेकेंडली आपके शेप को भी मेंटेन रखेगा और हैवी लुक नहीं देगा आपको। ओके, ये चीज़ भी बहुत, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिर हो जाता है। नहीं, सही बात है, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी चीज़ों का आपको ख्याल रखना ज़रूरी होता है, और जब आप ख्याल रखेंगे तो फिर उससे ये है कि आपके जो है छोटी छोटी सी चीज़ें हो जाती है। लेकिन हम क्या कि ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, मैं कहती हूँ एक पूरी डायरी बना लें, ये पॉइंट्स आप लिखा करें। आप रोज़ शोज देख रही होती हैं ख़वातीन, बिल्कुल रोज़ भूल जाती हैं, फिर वो कहती है, फिर वही वाला सवाल दोबारा आता है। वही वाला दोबारा, पूरी डायरी बनाएं अपनी, और ये देखें कि आपने डेली रूटीन में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपने करना है। डेली अपनी रूटीन बनाएं, एक चार्ट बनाएं पूरा, उस चार्ट पे आप लिखें कि ये चीज़ें मैंने जो है डेली रूटीन में जो है वो करना है। अच्छा, खाने पर, खाना में क्या क्या आपने फिश का बताया था कि खाना खाना है, बिल्कुल फिश में फिश और पानी का है, और थोड़ी सी ये है कि बेकरी आइटम हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इन है, और ख़ासतौर पे बच्चियों को पसंद भी बहुत होते हैं। तो उन पे थोड़ा सा फोकस, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि अपने घर में बेक करें,
बादाम के उससे जो फ्लोर होता है ना बादाम का, उससे आप बनाएं, वो बड़ा अच्छा। हाँ, अच्छा, उससे बनता है बेकरी का? बिल्कुल बेहतरीन। अच्छा, बेसिकली बेकरी में मुझे ये होता है कि शायद ठीक है मैदा तो नुकसानदेह होता ही होता है, इसके अलावा उसमें जो ऑयल्स यूज होते हैं, जो इतना भर भर के बटर यूज होता है, वो बहुत ज्यादा, वो भी तो आपके हिस्सा होता है ना कि आपकी स्किन को जो है वो से ख्याल। अगर मैं इनसे कहूंगी कि आप बिल्कुल ना यूज करें तो फिर वो शिकायत में आ जाएगा कि जी हम खा नहीं यूज कर लें। तो ऑलिव ऑयल के साथ जब मैंने इसीलिए कहा कि घर में बनाए ना, बनाया आपने कभी घर पे? बिल्कुल। मेरी बेटी कब खिला रही हैं? पाकिस्तान की सबसे छोटी शेफ है और बेकिंग शेफ है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसने जो है इंटरनेशनली अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया है सबसे छोटी एज में, तो वो काफी अच्छी बेकिंग करती है। तो हम लोग जो है वो हमें बल्कि उसने खुद भी बना कर हमें मतलब दिए। मुझे तो डाइट बेकिंग चाहिए होती है, मेरे लिए कुछ कर दें प्लीज। मेरे लिए। हाँ, वो अभी तो खैर 9th के पेपर देंगी, वो अभी छोटी है, लेकिन यह है कि उसको बहुत शौक था, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने बहुत अच्छा, और इसी वजह से हमें भी काफी हेल्प मिली है। तो हम लोग ऑलिव ऑयल के साथ उसको बनाते हैं कपकेक, जब हमारा बहुत दिल चाहता है तो हमने आलमंड बनाया कपकेक। हाँ बिल्कुल, आलमंड फ्लोर, ठीक है। उसके अंदर जो है आपने ऑलिव ऑयल डाला, और जो है वो थोड़ा सा चॉकलेट जो विदाउट शुगर चॉकलेट होता है वो ऐड किया, और उसके अंदर बेकिंग सोडा डाल के जो वो बड़ा अच्छा सा फेंटती है, और उसको फेंट के उन्होंने माइक्रोवेव में करके हमें बस वो कप आगे आ जाता है। माइक्रोवेव में या बिल्कुल बिल्कुल माइक्रोवेव में डायरेक्ट माइक्रोवेव में। कपकेक माइक्रोवेव में बहुत जबरदस्त बनता है। तो वो इजीली हम उस पे कभी हमारा दिल चाहता है तो हम आइसक्रीम भी डाल कर ले लेते हैं या वैसे भी ले लेते हैं, तो ये चीजें इजी हो जाती है। ऐसी नेमत बता दी है ना कसम से, मैं यही सोच रही थी कि किस तरह से मैं इतने दिनों सोच रही थी मुझे बेकरी का आइटम खाने हैं, लेकिन मुझे समझ, ये आपने जो आलमंड फ्लावर बताया ना, बहुत दिस इज द बेस्ट थिंग एवर, और ये अब अवेलेबल भी इतना ज्यादा हम ये देख रहे हैं कि मार्केट में मिल भी जाता है। इसकी रोटी भी बहुत बेस्ट रहती है। अच्छा, हाँ, इसकी रोटी आप जो लोग कीटो करते हैं उनके लिए इजी होता है कि वो जो है, लाजमी सी बात है, दिल तो चाहता है ना बंदे का कि रोटी तो खाए। तो इसमें आप इसकी रोटी भी इजीली बना के खा सकते हैं, बहुत जबरदस्त रहता है। अच्छा, तो ये तो बड़ा आपने अच्छा आइडिया दिया। इसके साथ आपने जो है वो ये कोकोनट मिल्क लीजिए, ले लें, वो बहुत जबरदस्त, एक बहुत अच्छा। ये आपने बताया जो क्या नाम है अपना मफिन्स या कोई चीज आपने, बिल्कुल बहुत सारी, बिल्कुल कप के अंदर, जो रेगुलर कप होता है ना हमारा चाय वाला कप होता है, उसके अंदर बनेगा ये। अच्छा, उसके अंदर बनेगा। कितना अच्छा आइडिया आपने, बहुत जबरदस्त, बनाने वाली हूँ, बस पक्का हो गया मेरा तो। ये तो काम आपने ऐसा बता दिया है ना मुझे कि बस आप अपनी बेटी से पूछिएगा कि कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं। कोकोनट ऑयल बिल्कुल डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। कोकोनट ऑयल जो वो सुना है क्योंकि वो उसका एक फ्लेवर, और वो भी मजेदार सा कोकोनट हो जाएगा ना। आपने मेरा काम कर दिया पूरा। और इसके अंदर जो है वो ड्राई कोकोनट जो वो हुआ हुआ होता है, क्रश्ड हुआ हुआ होता है, उसको भी थोड़ा सा आप ऐड कर सकते हैं। किसी दिन आपके वो बेटी के पेपर्स हो जाएंगे ना जब 9th के, उनको शो में लेकर आए, हम ये बनाएंगे। बिल्कुल क्यों नहीं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, वाज रियली इंटरेस्टिंग। आज आपकी क्रिएटिविटी पे बात नहीं हो सकी, आपका माशाल्लाह यू आर वेरी क्रिएटिव। मैं बताना चाहूंगी कि जितने भी क्रिएटिव वर्क है ना वो जो है ये करते हैं, आरफा खुद करती हैं। और आपने सीखा कहाँ से हुआ ये? थाईलैंड से भी, दुबई से भी कोर्सेज मैंने किए हैं, और स्पेशली क्रिएटिव के कोर्सेज आपने वहाँ से कर वो बहुत इंटरेस्टिंग, आई जस्ट लव्ड इट। इंशाल्लाह उस पर भी कभी हम जरूर बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ लाने का। और नाज़रीन, आज के लिए इतना, यकीनन आज का शो भी आपको बड़ा अच्छा लगा होगा, बड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मुझे बड़ा अच्छा फीडबैक आता है आप लोगों का, क्योंकि आप लोग जब बताते हैं कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है और आप लोग इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है जानते हैं बातों को, तो हमारी कोशिश ये होती है कि जितना हद तक आपको बता सकें हम बताएं। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक गुड केयर, चाओ।